वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ से सीरीज को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुपियन और लुजंग एक दूसरे को प्यूगेटरी माउंटेन में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है। लुपियन और लुजंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तभी वांग वापस आ जाता है और लुपियन के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है लुजंग को कि तुम लुयान से रिलेटेड, तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने कभी नहीं सुना था तुम्हारा नाम, लुपियन ने कभी मेंशन ही नहीं किया, और तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? तो फिर लुपियन सोच रहा होता है कि ब्रदर वांग वापस क्यों आ गए हैं। लुजंग बोलता है कि लुयान मेरी यंगर सिस्टर है, ये तो नेचुरल है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो लुपियन बोलता है ये तो कचरा है हमारी फैमिली का, ये डिजर्व नहीं करता लुयान से मिलना। तो वांग बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली मैटर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुमने इससे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? वो ये सब गुस्से से बोल रहा होता है, और फिर वो बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, जो तुमने फैमिली लेटर मुझे दिया था वो भी फेक था। ये सुन के लुपियन डर जाता है और एक जगह खड़ा होकर कांपने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि अब मेरा क्या होगा। तो फिर वांग नीचे झुक के ग्रीट करता है लुजंग को और बोलता है कि मैं वांग हूँ, जो कि एक डिसिपल है किंगडम सेक्ट का, और प्रो पास डिसिपल भी हूँ। लुजंग भी शौक हो जाता है ये देख के, और लुपियन तो कुछ ज्यादा शौक हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। तो लुजंग फिर अपनी इंट्रोडक्शन देता है नीचे झुक के सेम ही कि मैं लुजंग और एक आउटर डिसिपल और ड्रिजल पीक का। लुजंग सोच रहा होता है कि एक प्रो पास डिसिपल मेरे को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर वांग बोलता है कि लुजंग मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, यान तुम्हारे नाम को बड़ी बार मेंशन करती है, वो तुम्हें बड़ा ज्यादा मिस भी करती है। लुजंग बोलता है कि हम अभी अभी जस्ट मिले हैं, तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों शो कर रहे हो? तो लुपियन भी गुस्से से पीछे देख रहा होता है ये सब कुछ। वांग बोलता है लुयान को मैंने देखा था सेक्ट में बाय फेट, और मुझे वो बड़ी ज्यादा पसंद है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ भी बोलना चाहता हूँ। तो फिर लुजंग हैरान हो जाता है और बोलता है तुम और लुयान ये कैसा मजाक कर रहे हो? तुम होते कौन है ऐसा बोलने वाला? तुम्हारी वांग फैमिली है ही कौन? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम सूटेबल हो मेरी फैमिली के लिए? मजाक करना बंद करो। लुजंग की ऐसी बातें सुन के वांग एक जगह रुक जाता है और रोज हो जाता है और ऑकवर्डली हंसने लग पड़ता है। लुपियन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग के साथ ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा और तुम्हें यहीं पे डिफीट करके बताऊंगा। लुपियन मन में सोचा होता है कि लुजंग तुम क्या पागल हो क्या? तुम अपनी पावर को क्यों खोद रहे हो, वो भी ऑफेंड करके एक प्रोपास डिसिपल को। फिर लुजंग बोलता है अच्छा तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो दिखाओ तुम में कितनी हिम्मत है। फिर लुजंग और लुपियन एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं। लुपियन अटैक करता है लुजंग की तरफ 9 टाइल ब्लड बॉम्ब, जिसकी वजह से बड़ी खतरनाक एक्सप्लोजन होती है। तो लुजंग को कुछ नहीं होता। फिर लुजंग की तरफ कंटिन्यूअसली पंचेस कर रहा होता है, लुजंग उसे बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। लुजंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि लुपियन तुम एक कचरा हो, तुम सिर्फ एनहांसमेंट पिल्स पे रिलाई करते हो, उनके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। लुपियन में हैरान हो जाता है कि इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। तो लुपियन फिर लुजंग को पंच करने लग पड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे मार दूंगा। फिर उस पंच का नाम होता है ब्लड बॉम्ब फिस्ट, और उसको काउंटर अटैक करने के लिए लुजंग भी अपना पंच यूज करता है, और वो लुपियन को बड़ी जोर से लगता है, और वो लुपियन को बोलता है तुम्हारी औकात भी है मुझे डिफीट करने की। और लुपियन नीचे बैठ जाता है, खांसने लगता है जोर जोर से। लुपियन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुजंग? लुजंग उसके ऊपर स्पिरिट थ्रोन अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि तुम और मैं सेम ही फैमिली नेम को शेयर करते हैं जो कि लुओ है। मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम देखो कैसे मैं तुम्हारे फादर को और तुम्हारे अंकल को मारता हूँ अपने फादर को अवेंज करने के लिए। लुपियन ऐसे पड़ा होता है, सोचा होता है मैंने कहाँ पे गलती कर दी, मैंने इतना कुछ प्लान किया था, मैं एनहांसमेंट पिल्स को पाऊंगा और अपनी फैमिली का प्राइड बनूंगा और सक्सेस को पाऊंगा यंग एज पे, और मैं ऐसे कैसे बोन रिफाइनमेंट लेयर के एक बच्चे से हार गया, मैंने कहाँ पे गलती कर दी इतनी खतरनाक। फिर एक डिसिपल वांग को बोल रहा होता है कि ब्रदर वांग तुम इस फाइट को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? उसने सिर्फ लुपियन को क्रिपल ही नहीं किया पर तुम्हें ऑफेंड भी किया है। तो वांग बोलता है कि मैं दूसरों के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, और ऊपर से लुजंग लुयान का बायोलॉजिकल ब्रदर है। तो लुजंग बोलता है मैं लुपियन को क्रिपल कर दिया है, तुम उसका बदला नहीं लोगे? तो जो वांग के साथ डिसिपल होता है वो गुस्से से बोलता है तुम्हारी ऐसी हिम्मत, और वांग उसे रोक लेता है। वो डिसिपल बोलता है कि ब्रदर वांग ये बदतमीज बच्चा इतने ज्यादा एटीट्यूड से बात कर रहा है हमें और आपको ऑफेंड कर रहा है, क्या हम इसे ऐसे जाने देंगे? वांग बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा टैलेंटेड हो और ब्रेव भी हो, ये कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम लिu यान के ब्रदर हो। फिर वो हंसने लग पड़ता है। लुजंग सोच रहा है ये बंदा बड़ा ज्यादा अजीब है और इसकी थॉट्स भी बड़े ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो वांग बोलता है पर फिर उसके ऊपर लोटस इंटेंट का यूज करता है और बोलता है कि तुम लिu यान के बायोलॉजिकल ब्रदर तो हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है प्यूगेटरी माउंटेन की पीक पे जाने के लिए और उसको बचाने के लिए, और मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जो वो कर सकता है और उसे बचा सकता है, और तुम कैसे बोल रहे हो कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ? लुजंग उस लोटस इंटेंट की वजह से पीछे की तरफ पुश होता जा रहा होता है। लुजंग थोड़ी देर सुन रहा होता है, फिर बोलता है तो क्या हुआ, ये सच है, मैं अपनी बहन को खुद बचाऊंगा अपने आप, मेरे को कोई जरूरत नहीं है आउटसाइडर की, और आउटसाइडर को भी कोई जरूरत नहीं है मेरी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की। तो फिर वांग बोलता है अच्छा, और अपनी एनर्जी से एक लोटस क्रिएट करता है अपने हाथ के ऊपर और बोलता है कि तुम लुपियन को डिफीट कर सकते हो जो कि बड़े ज्यादा हाई रिफाइनमेंट लेयर में था तुमसे, और तुम सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट लेयर में हो, तो तुम इसका मतलब बड़े ज्यादा टैलेंटेड हो, और तुम अभी भी बड़े ज्यादा वीक हो। अगर तुम लिu यान के भाई नहीं होते तो तुम डिजर्व भी नहीं करते मेरे सामने खड़े होने का और मेरे से बात करने का। तो लुजंग बोलता है तो क्या हुआ, कौन केयर करता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं? तो लुपियन बोलता है अच्छा, और उसके शोल्डर पे एक लोटस ब्लूम कर जाता है और लोटस की पेटल्स पूरे आसमान में फैल जाती हैं, और वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या डिफरेंस है। तो वांग का लोटस ओरा पूरे प्यूगेटरी माउंटेन में फैल जाता है और आसमान की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। तो फिर हमें बताया जाता है कि सेलेस्टियल रेलम के जो इंसान होते हैं वो बड़े ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस होती है इस दुनिया में। तो फिर बाकी डिसिपल्स भी उस ओरा को, उस लाइट को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कौन अपनी इनिशिएट एनर्जी को लाइट कर रहा है, इस बंदे के पास तो बड़ी ज्यादा एनर्जी है। फिर एक डिसिपल बोलता है ये तो सेलेस्टियल रेलम का डिसिपल है, ये प्यूगेटरी माउंटेन पे क्यों आया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और तो एक डिसिपल बोल रहा था इस बंदे ने तो पर्पल कलर की शर्ट डाली है, इसका मतलब ये प्रो पास डिसिपल है किंगडम सेक्ट का, और उसके सामने एक व्हाइट रोब का डिसिपल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक आउटर डिसिपल जो है जो कि सेलेस्टियल रेलम से कुछ भी कंपेयर नहीं करता वो उसके सामने खड़ा है, ये तो उसके सिंपल हाथ हिलाने से मर जाएगा। ये सीनियर अपने इनिशिएट एनर्जी को क्यों लाइट कर रहे हैं, ये अपने ओरा को क्यों रिलीज कर रहे हैं इतने ज्यादा। तो फिर ड्रिजल पीक में स्मॉल हट में इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है सब कुछ अपनी प्लेट से और बोल रही होती है कि ये बच्चा हर बार ट्रबल को क्यों लाता है, इसे इतना ज्यादा ट्रबल क्यों पसंद है। फिर वो प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ देखती है और जो लाइट होती है सेलेस्टियल रेलम की वो पूरे आसमान में फैल रही होती है, तो वो हैरान हो जाती है देख के। फिर वो एक टाइम सोचती है कि मैं उसे मरने देती हूँ, आगे वो ऐसे तो चाहता है। फिर वो यहाँ घूम रही होती है, बड़ा ज्यादा सोच रही
होती है, बड़ी ज्यादा टेंशन में होती है और वो फिर उसको प्लेट में देखती है अपने, वो फ्लाइंग कैरेज में बैठती है और फ्यूगेटरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है। तो लुयान भी हमें दिखाई देती है वहाँ पे फ्यूगेटरी माउंटेन के पीक पे बैठी है, जो कि स्लिंग शॉट को पकड़ के अपने भाई की यादों को ताजा कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसके भाई ने उसको कैसे बना के दी थी वो स्लिंग शॉट जब वो छोटी थी। तो एक टाइम वो रो रही होती है, तभी उसका भाई उसको वो स्लिंग शॉट बना के देता है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और यहाँ उसको लेके घूमने लग पड़ती है। फिर लुयांग उसे कंधे पे बिठा के भी यहाँ घुमाता था। तो लुयान भी देख रही होती है उस लाइट को और बोल रही होती है तो वांग यान की इनिशिएट एनर्जी है, ओके किसी से लड़ाई कर रहा है। तो फिर वो आइज क्लोज करती है और कंसंट्रेट करने लगती है। तो उसे दिखाई देता है कि वांग यान तो एक आउटर डिसिपल से फाइट कर रहा है। तो फिर वो बोलती है कि व्हाइट रॉब और एक आउटर डिसिपल, वो अच्छे से देखती है फिर कंसंट्रेट करके। तो फिर उसे दिखाई देती है लुयांग की शक्ल। लुयान बोलती है ये तो मेरा भाई है, ये यहाँ पे कहाँ से पहुंच गया। तो फिर हमें प्यूगेटरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग यान और लुयांग लड़ रहे होते हैं। तो लुयांग बड़ी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है उस ओरा से बचने के लिए और खड़े होने के लिए, और वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि ये तो सेलेस्टियल रेलम का बंदा है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो कंसंट्रेट करता है तो उसे पर्पल कलर का प्योर एनर्जी उसकी बॉडी में दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है उसकी नीचे की बॉडी से। तो फिर वांग यान बोलता है अब तुम्हें पता लगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, मेरे को सिर्फ एक उंगली लगेगी उठाने के लिए जिससे तुम मर जाओगे। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ पर फिर भी लुयांग को बचाना मेरे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल है और थकान भरा है, और तुम सोच रहे हो कि तुम डिजर्व करते हो उससे मिलना भी। तो फिर लुयांग को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और लुयांग पूरी कोशिश कर रहा होता है उस ओरा से बचने के लिए और खड़े होने के लिए, पर जो ओरा होता है वांग यान का वो उसे बार बार पीछे पुश कर रहा होता है। तो ये सब कुछ देख के लुयांग भी कोशिश कर रही होती है प्यूगेटरी माउंटेन की पीक को लीव करने के लिए और लुयांग को बचाने के लिए, पर वहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है 6 डायरेक्शंस आर हेवंस फॉर्मेशन, जो कि उसको वहाँ से लीव करने के लिए रोक रहा होता है। फिर लुयांग अपने अटैक करने लग पड़ती है उस फॉर्मेशन के ऊपर और वो फॉर्मेशन सारे अटैक्स को वापस भेज दे रहा होता है और उस फॉर्मेशन में एक सिंगल डेंट भी नहीं आ रहा होता है। तो लुयांग पैनिक हो जाती है बड़ी ज्यादा और सोच रही होती है मैं क्या करूं, मुझे अपने भाई को बचाना पड़ेगा। वांग यान बोलता है तुम्हारी बॉडी बस टफ है बच्चे। फिर वो बोलता है चलो देखते तुम्हारी बॉडी कब तक लास्ट करती है, कब तक सर्वाइव करती है। वो अपने लोटस इंटेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो लुयांग आखिरकार खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना ही पड़ेगा। तो वांग यान भी सुन रहा होता है। तो लुयांग फोकस कर रहा होता है और वो रेलम ऑफ फोकसिंग में पहुंच जाता है। लुयांग आइज क्लोज करके खड़ा हो जाता है और एक गोल्डन ओरा उसको सराउंड कर लेता है। वो बोल रहा होता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे अटैक्स भी बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वांग यान, और मैं अब एक स्टेप भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। फिर वांग यान बोलता है कि तुम अभी भी मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे झुका के दम लूंगा। फिर वो लोटस को फॉर्म कर देता है एनर्जी से लुयांग के ऊपर। फिर हमें पता लगता है कि हर एक सिंगल लोटस जो होता है वो बड़ा ज्यादा वेट करता है। एक सिंगल लोटस का वेट होता है 10 कोल्ड्रम्स। वो लोटस लुयांग से टकरा रहे होते हैं, लुयांग झुकता नहीं है, लुयांग थोड़ा सा बैंड हो जाता है पर वो झुकता नहीं है पूरी तरह से। तो फिर लुयांग भी सोच रही होती है कि ब्रदर प्लीज तुम्हें टिकना होगा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो गाइस चैप्टर नंबर 11 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, नेक्स्ट चैप्टर चाहिए वो भी लिख दो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय। झुक नहीं रहा होता है पूरी तरह से, लुयांग पूरी कोशिश कर रहा होता है खड़े होने की। तो चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है, लुयांग के ऊपर वो लोटस बार बार अटैक कर रहे होते हैं। लुयांग सोच रहा होता है कि मैंने सारी ट्रिक्स ट्राई कर ली जो भी मेरे पास थी, अब मैं क्या करूं। लुयांग सोच रहा होता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने अभी तक डिमोनिक गॉड फिस्ट को यूज नहीं किया है, चलो देखते हैं कि मैं डिमोनिक की को यूज कर पाता हूँ कि नहीं। फिर हमें दिखाई देता है जो कि लोटस गिर रहे होते हैं ऊपर से वांग यान के, वो उसकी पीठ में अटैच हो जाते हैं और बार बार उसकी पीठ पे डैमेज दे रहे होते हैं। तो फिर लुयांग डिमोनिक गॉड फिस्ट टेक्निक को सोचता है उसके बारे में, वो सारी टेक्निक्स को देखता है जो उसने लर्न की थी और बार बार प्रैक्टिस की थी। तो हमें दिखाई देता है कि और लोटस आ रहे होते हैं लुयांग की तरफ, और लुयांग जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रैक पड़ गए होते हैं धरती पे लोटस के वेट से। तो लुयांग बोल रहे होते हैं मेरे को न्यू की को यूज करने के लिए अपनी पहले की सारी जो की है वो रिलीज करने पड़ेगी, तो ही नई की जो है वो मेरे शरीर में आएगी। तो लुयांग फिर अपने पेट पे दोनों हाथ रख देता है और देखने लगता है कि उसके पास कितनी की है। तो लुयांग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि चल क्या रहा है, मैं हर दिन ट्रेन करता था बिना रुके और अभी भी इनफ नहीं है यूज करने के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि एक इंसान के शरीर में एक ही तरह की आ सकती है। अगर कोई इंसान रॉन्ग तरह की को यूज करे या प्रैक्टिस करे तो उसकी पहले की जो की होती है उसकी बॉडी में वो रिलीज हो जाएगी पूरी तरह से। पर ये जो डिमोनिक की है जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वो उसकी प्रीवियस की को अब्सॉर्ब कर रही है। जो डिमोनिक की है वो लुयांग ने अपनी शंक टायर स्किल बुक डिमोनिक गॉड फिस्ट से पाई थी। तो जो की होती है पर्पल कलर की वो लुयांग को सराउंड कर लेती है पूरी तरह से, और जो लोटस होते हैं उसकी पीठ में उनको भी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। लुयांग भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और जो की होती है वो पूरी तरह से लोटस को अब्सॉर्ब कर लेती है और लोटस जो होते हैं वो उसकी पीठ से गायब हो जाते हैं। जैसे लोटस उसकी पीठ से गायब होते हैं हमें दिखाई देता है कि जो लोटस होते हैं उन्होंने बड़े ज्यादा गहरे जख्म उसके शरीर में छोड़ दिए हैं। तो डिस्पल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा हैवी इंजरी है इसके शरीर में। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि इसकी स्किन को तो शील दिया लोटस ने, हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं सेलेस्टियल रेलम के डिस्पल से। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि एक सेलेस्टियल रेलम के डिस्पल के अटैक झेलना वो भी एक आउटर डिस्पल ने, ये तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात और ये तो मिरेकल है। तो लुयांग भी बोल रही होती है कि मेरे भाई ने शंक टायर स्किल यूज की, ये तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और तो फिर लुयांग अपने हाथ से फिस्ट फॉर्म करता है और उसके फिस्ट के अराउंड पर्पल कलर की सराउंड कर लेती है उसकी फिस्ट को पूरी तरह से। तो लुयांग अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है तो वो पर्पल कलर की पूरी तरह से फैल जाती है उसके हाथ और उसके बॉडी के अराउंड। तो फिर लुयांग एकदम से डिमोनिक गॉड फिस्ट फर्स्ट मूव हेवन ब्रेकिंग डीमन को यूज करता है वांग यान के ऊपर, और उस टेक्निक की वजह से एक बड़ा सा पर्पल कलर का पंच वांग यान की तरफ जा रहा होता है। उस पंच के काउंटर अटैक के लिए वांग यान भी अपना पंच यूज करता है और बोलता है कि अपनी औकात में रहो। वांग यान और लुयांग की डिमोनिक गॉड फिस्ट एक दूसरे से टकराती है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से जो स्टोन होते हैं आसपास के वो डिसिपल्स के साइड उड़ने लग पड़ते हैं। डिसिपल उन स्टोन को डोज करने के लिए जंप कर रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन स्टोन से बचने के लिए। ये सारी फाइट को लुयांग भी देख रही होती है और बोल रही होती है कि जो पंच अभी मेरे ब्रदर ने वांग यान की तरफ फेंका है वो बड़ा ज्यादा पावरफुल था, और ऊपर से वांग यान को भी फोर्स कर दिया उस पंच ने अटैक करने के लिए। तो ओल्ड मैन आ जाता है लुयांग के पास, वही ओल्ड मैन जो लुयांग को बुक पेविलियन में मिला था जब उसने डिमोनिक गॉड फिस्ट टेक्निक को चूज किया था। वो ओल्ड मैन बोलता है पर ऐसा लग रहा है कि लुयांग भी बड़ा ज्यादा वीक है, उसने अपनी सारी की को यूज कर लिया उस पंच को थ्रो करने में और अब उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची और की नहीं बची उस सेकंड पंच को थ्रो करने के लिए। और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वांग यान ने भी अपना चांस को लॉस कर दिया है लुयांग को मारने के लिए क्योंकि सूलिंग आ गई है वहाँ पे। तो वांग यान बोलता है वो पंच वीक नहीं था, तुम उस तरह के पंच को अभी से यूज कर सकते हो, तो ये प्रूव करता है कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट
ओपोनेंट हो मेरे लिए, तुम्हें ऑनर्ड फील होना चाहिए कि मेरे हाथ से मरोगे तुम आज। तो फिर वांग यान फिर अपने हाथ पे एक लोटस टाइप फॉर्म करता है अपनी की वजह से और बोलता है कि अब तुम्हें मरना होगा। तभी इंस्ट्रक्टर सू वहां पे आ जाती है अपनी फ्लाइंग कैरेज में और बोलती है कि रुक जाओ वांग यान मियो, और नीचे उतर की बोलती है कि वांग यान तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी 3 जनरेशन की जो फैमिली है वो मारी जाए। तो वांग यान बोलता है कि प्रिंसेस लिंग्यून हम तो छोटी सी गेम खेल रहे थे आपस में और हम आपस में सिर्फ टकराए और थोड़ी बहुत चोट लगी है, इसके लिए किसी को मारने की क्या जरूरत है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर वो तुमने पंच थ्रो कर दिया होता ना लूजंग की तरफ तो तुम्हारी वांग फैमिली बड़ी ज्यादा ट्रबल में होनी थी इस टाइम। वांग यान लूजंग को बोलता है कि लूजंग तुम्हारी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है, आज के सीन को मैं जाने देता हूँ पर मेरे वर्ड सेम ही रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है और तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है लुयान को सेव करने की, और उससे ज्यादा तुम्हारे पास एबिलिटी भी नहीं है मेरे को रोकने की। लूजंग बोलता है 3 साल, मुझे सिर्फ 3 साल दो, मैं तुम्हें डिफीट करूंगा, लुयान को प्यूगेटरी माउंटेन से भी बाहर निकालूंगा इन 3 साल के बीच में। तो वांग यान बोलता है हंसते हुए तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा हिम्मत है, मैं चलो तुम्हें 3 साल देता हूँ, अगर उस टाइम तक तुम मुझे हरा नहीं पाए मैं तुम्हें यहाँ से लीव नहीं करने दूंगा माउंटेन से, क्योंकि मैं उस टाइम तुम्हें मार दूंगा। फिर वांग यान वहां से लीव कर जाता है पीछे लोटस छोड़ते हुए। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते तुमने इस तरह की डील क्यों बनाई उसके साथ। लूजंग बोलता है ताकि इस तरह के लोग लुयान से दूर रहें। इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं कि वांग यान एक प्रो पास डिसिपल है और वो एक ऐसा डिसिपल है जिसपे किंग इंसेक्ट फोकस करता है और वो एक अकेला सन है वांग यान फैमिली के हेड का, और वांग फैमिली ऊपर से फैमिली है वॉरियर्स की, वहाँ पे बड़ी ज्यादा गर्ल्स है जो कि कैपिटल में उससे शादी करना चाहती हैं। तो लूजंग बोलता है ये इतना ज्यादा एक्सीलेंट पर्सन है तो नेचुरल है कि वो लुयान के लिए ठीक नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़की को वो पा सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो लुयान का ख्याल रख पाएगा। तो इंस्ट्रक्टर सू भी बोल रही होती है कि बच्चा तो सही तो बोल रहा है, इसके बात में कुछ तो सच है। लूजंग बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ जो कि उस पीक पे माउंटेन की। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है तुम लुयान से नहीं मिल सकते। तो लूजंग बोलता है क्यों नहीं मिल सकता मैं। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है वहाँ पे फॉर्मेशन है पीक पे उस माउंटेन की, और उस फॉर्मेशन को बोलते हैं 6 डायरेक्शन स्टार हेवंस फॉर्मेशन, और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी लिमिटेड स्ट्रेंथ है और ऊपर से तुम्हारे पास कोई परमिशन भी नहीं है वहाँ पे जाने की। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि लुयान तुम्हारी यंगर सिस्टर है। तो हमें दिखाई देता है कि लूजंग के शरीर पे बड़े ज्यादा गहरे जख्म होते हैं और उनसे खून निकल रहा होता है। तो हमें दिखाई देता है कि लूजंग के शरीर में बड़े ज्यादा गहरे जख्म होते हैं और उनमें से खून निकल रहा होता है। लूजंग सोच रहा था मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर चाहिए। तो लूजंग बोल रहा होता है कि इन जख्मों में से दोबारा खून कैसे निकलने पड़ा। वो एक जख्म को पकड़ के बोल रहा होता है। लूजंग झुक जाता है और वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर लूजंग एकदम से नीचे गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर सू हैरान हो जाती है और टर्न हो जाती है एक जगह। फिर बोलती है कि कोई पॉइंट है क्या रॉन्ग एक्ट करने का अगर तुम सीधे खड़े भी ना हो पाओगे तो। फिर इंस्ट्रक्टर सू अपनी एनर्जी से उसको उठाती है और फ्लाइंग कैरेज में भेज देती है। फिर फ्लाइंग कैरेज निकल पड़ती है वहां से और फॉर्मेशन के पास रुक जाती है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है वो है फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। लूजंग भी देख रहा होता है अच्छा ये स्टार हेवनली फॉर्मेशन। वहाँ पे लुयान खड़ी होती है और देख रही होती है लूजंग की तरफ। लूजंग और लुयान का आई कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। तो लुयान हंस रही होती है बड़े क्यूट तरीके से। तो लूजंग फिर खड़े होकर एक पोज बनाता है अपने हाथ से और बोलता है कि लुयान तुम्हारा भाई तुमसे यहाँ मिलने आया हुआ है। तो लुयान बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल पड़ते हैं खुशी के मारे। तो फिर उसे वो याद आता है पोज उसने लूजंग ने बनाया था जब वो छोटे थे। तो एक इंसान लुयान को मारने के लिए आ रहा होता है बड़े से डंडे को लेके, वो हंस रहा होता है। तब लूजंग लुयान के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि रुक जाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी सिस्टर को तंग करने की। लुयान उसके पीछे छुप जाती है। तो इंसान बोलता है कि तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारी बहन को तंग करूंगा तो। लूजंग उसी गुलेल से उसके सिर पे मारता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसे चाहते हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम्हें लगेगी तो। लूजंग उसी पोज को बनाता है अपने हाथ से और बोलता है कि मैं अमेजिंग हूं ना हंसते हुए। लूजंग इंस्ट्रक्टर सू को बोलता है कि चलो चलते हैं। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है बस तुम इतनी सी बात करना चाहते थे अपनी बहन से, तुम इतने टाइम के बाद मिले और बात नहीं करना चाहते तुम। तो लुयान भी बोल रही होती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। तो लूजंग बड़े स्टाइल से बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। वो फिर नीचे गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल और टफ एक्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा डिबाउंड है, अगर तुमसे नहीं खड़ा हो जा रहा तो तुम बैठ जाओ। लूजंग बैठ जाता है और इंस्ट्रक्टर सू उसको पिल दे रही होती है। वो बोलता है कि रेड क्लाउड पिल, मैं बिलीव नहीं कर रहा कि मेरे पास इतना ज्यादा प्लेजर है इस पिल को खाने का। फिर हमें बताया जाता है कि जो रेड क्लाउड पिल है वो एक 5th ग्रेड पिल है। अगर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 1000 पॉइंट्स की होती है एक पिल। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है तुम हर बार ट्रबल ही क्यों लाते हो बच्चे, तुम चुपचाप शांति से रह क्यों नहीं पाते हो। फिर इंस्ट्रक्टर सू उसको बोलती है कि मुंह खोलो और जबरदस्ती उसका मुंह खोल देती है और पिल उसके मुंह में डाल देती है और वो उसे खा जाता है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लेडी इसलिए तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी सुनोगे अगर मैं तुम्हारे ऊपर ये खर्चे करूंगी तो लूजंग हमें दिखाई देता है कि वो सो गया होता है। दूसरे दिन लूजंग उठता है और सोच रहा होता है कि मैं कितनी देर तक सोया हूँ। फिर वो डिमोनिक की को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। डिमोनिक की मैनिफेस्ट हो जाती है उसके हाथों के आसपास। वो कंसंट्रेट कर रहा होता है और उसके दोनों हाथों के बीच एक ब्लैक कलर की फॉर्म होती है जो कि प्रीवियस की को खा रही होती है। फिर वो की लूजंग के पूरे हाथ में फैल जाती है और लूजंग उस की को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो की उसके शरीर से बाहर भी निकल आती है। वो की रिलीज में हाफ स्टेप स्काई रेलम में एंटर कर जाता है। 3 दिन बाद हमें जोजियान और मोकैन दिखा जाते हैं। जोजियान बोल रहा होता है हाय ब्रदर लुओ। फिर लूजंग पीछे मुड़ के देखता है। फिर जोजियान बोलता है कि ब्रदर लुओ मैंने सुना कि एक आउटर डिसिपल ने एक सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल से फाइट की पुगेटरी माउंटेन में कुछ ही दिन पहले, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत भी। तो जोजियान कंटिन्यू करता है मैंने सुना था वो बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल को भी अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज करना पड़ा था। तो लूजंग बोलता है कि आगे तो ब्रदर वूजियान खड़े हुए हैं। तो वूजियान को आवाज डालता है कि आप बड़े ज्यादा अच्छे दिख रहे हो और तुम ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कहीं पे रश में हो, तुम कहीं पे जाना चाहते हो बड़ी जल्दी। तो वूजियान बोलता है कि मैं क्योंकि सेक्ट को कुछ टाइम के लिए लीव कर रहा हूँ क्योंकि टियानलू ऑक्शन हाउस जो है वो आज बिग इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो जोजियान हैरान हो जाता है, बोलता है टियानलू ऑक्शन हाउस। मोकैन बोलता है ब्रदर वूजियान अब मुझे ये मत बोलना कि तुम टियानलू जांग फैमिली के एक मेंबर हो। तो वूजियान अपना सिर हिला देता है। तो जोजियान बोलता है तुम ऐसे देख के नहीं पता लगा सकते कि कौन डिसिपल किस फैमिली से बिलोंग करता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रदर वूजियान जांग फैमिली से बिलोंग करता है। मोकैन बोलता है कि टियानलू ऑक्शन हाउस में एंटर करना नॉर्मल पीपल के लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल है। ब्रदर वूजियान क्या तुम हमें ऑक्शन हाउस में लेके जा सकते हो। तो लूजंग बोल रहा होता है अगर सभी जा रहे हैं तो मुझे भी जाने दो, मैं भी फन करूंगा कुछ इस टाइम जाके। तो गाइस चैप्टर नंबर 12 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। पता लगा था कि वूजियान एक जांग फैमिली का मेंबर है, वो टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहा होता है। तो लूजंग और मोकैन और जोजियान भी बोलते हैं कि हमें भी ले चलो साथ में। तो फिर वो साथ में चल पड़ते हैं टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ। टियानलू ऑक्शन हाउस की तरफ वो पहुंच जाते हैं बाहर और मोकैन बोल रहा होता है अच्छा ये है टियानलू ऑक्शन हाउस। वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं जैसे
वूजियान उनके पास जाता है तो वो नीचे झुक के उसको ग्रीट करते हैं। वूजियान लूजैंग को एक की देता है और बोलता है कि ये की है उस रूम की जो मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व करके रखी है, मेरे को और भी काम है इसलिए मैं यहाँ से अब चलता हूँ। लूजैंग बोलता है ब्रदर वूजियान 2 मिनट रुको, मुझे ये तो बताओ कि प्रोसीजर क्या अगर तुम्हें कोई आइटम डालनी होगी ऑक्शन के लिए। तो वूजियान बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ सामान है जो तुम ऑक्शन में ऐड करना चाहते हो। तो लूजैंग बोलता है मेरे पास एक फायर स्कॉर्पियन लायन का कोर क्रिस्टल है। तो वूजियान बोलता है मेरे साथ चलो। वहाँ पे हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है एक वर्कर को कि ध्यान से रखो उस आइटम को और वहाँ पे जल्दी पहुंचाओ उसे। हमें बताया जाता है वो होता है हाउलाओ जो कि मेन ऑक्शनर है टियानलू ऑक्शन हाउस का। तो बोलता है कि सेकंड मास्टर तुम वापस आ चुके हो। तो वूजियान बोलता है कि मेरे फ्रेंड के पास एक फायर स्कॉर्पियन लायन का कोर क्रिस्टल है ऑक्शन के लिए, तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और पता लगा सकते हो वो असली है कि फेक। तो हाउलाओ बोलता है ठीक है। लूजैंग अपनी जूमी रिंग से फायर स्कॉर्पियन का क्रिस्टल बाहर निकालता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। हाउलाओ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक और क्रिस्टल है अडल्ट फायर स्कॉर्पियन लायन का जिसकी हाइट 30 फीट थी और लेंथ 60 फीट थी। वूजियान बोलता है कि हाउलाओ मुझे बताओ कि हम स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस क्या रखें इस कोर क्रिस्टल का। तो हाउलाओ बोलता है कि इतने साल हो गए कि किसी अडल्ट फायर स्कॉर्पियन लायन का क्रिस्टल इतने बड़े साइज का ऑक्शन हाउस में लाया गया है, ये मेन आइटम भी हो सकती है ऑक्शन की। मैं तो ये बोलता हूँ कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल अच्छा है प्राइस स्टार्टिंग के लिए। तो लूजैंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इतना ज्यादा प्राइस, और वो बोलता है कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल। फिर वूजियान गलत समझ लेता है और वो सोच रहा होता है कि प्राइस कम है शायद इसलिए। लूजैंग हैरान हो गया। वो बोलता है कि ब्रदर लूजैंग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता स्टार्टिंग प्राइस बड़ा ज्यादा कम है पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल प्राइस है वो पक्का इससे बड़ा ज्यादा होगा। एक वर्कर आवाज डालता है हाउलाओ को। तो हाउलाओ बोलता है क्या है। वो वर्कर बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन में वो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है इसलिए तुम्हें स्टेज पे जाना पड़ेगा। हाउलाओ बोलता है ठीक है। वो स्टेज पे चल जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन की वो एक वेपन रिफाइनमेंट स्किल है। ये जो स्किल है ये पास डाउन की गई है एक वेपन रिफाइनमेंट मास्टर के द्वारा जो कि थी चे डाउजी की। ये स्किल किसी भी वेपन रिफाइनर की कल्टीवेशन को बड़ी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 5,000 स्क्वायर क्रिस्टल। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑक्शन हाउस में उनमें से एक बोल रहा होता है कि मेरे को तो डर है कि जो मेंबर्स है वॉरियर फैमिली के वो कुछ भी करेंगे इस आइटम को पाने के लिए, हम सिविलियंस तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और बाय करना तो दूर की बात है। तो एक बोल रहा होता है कि अब जो टॉप 3 ग्रेटेस्ट वेपन रिफाइनर्स है वो वांग वॉरियर फैमिली में, किंग इंसेक्ट में और फैंगटियान पैलेस में है। हमें कुछ भी करके ये पाना पड़ेगा चाहे जितना मर्जी प्राइस पे कर पाए हम, क्योंकि जो वेपन रिफाइनर है इन 3 फैमिली में उनको हम जितना मर्जी प्राइस दें और वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए जो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है ये हमें पानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये वेपन रिफाइनमेंट टेक्निक किसी बंदे को देंगे तो वो पक्का वेपन रिफाइनर बन जाएगा जो कि एक प्राइसलेस ट्रेजर बनाती है स्किल को। तो हमें दिखाई देता है थर्ड सन ज़्यूगे फैमिली का ज़्यूगे फैंग जो कि एक लड़की के गोद में सोया होता है और बोलता है कि 20,000 स्क्वायर क्रिस्टल्स। ये देख के पूरे जो ऑक्शंस की ऑडियंस होती है वो हैरान हो जाती है। तो हाउलाओ बोलता है कोई और प्राइस को रेज करना चाहता है इससे ज्यादा, अगर कोई नहीं करेगा तो वेपन रिफाइनमेंट स्किल ज़्यूगे थर्ड सन की हो जाएगी। तो कैबिन से आवाज आती है मैं 20,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स बोलता हूँ। तो जोजियान बोलता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा क्रिस्टल्स कहाँ से आए। मोकैन भी बोल रहा था ब्रदर लूजैंग तुम पागल हो चुके हो क्या। लूजैंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं इस प्राइस को बोल रहा हूँ तो मैं कैपेबल हूँ इसको पे करने के लिए। तो फिर ज़्यूगे फैंग बोलता है 22,000 स्क्वायर क्रिस्टल। ज़्यूगे फैंग बोलता है उस लड़की को जोफी मेरी हेल्प करो उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए। लूजैंग बोलता है 22,100 स्क्वायर क्रिस्टल। जोफी वहाँ पे आ जाती है लूजैंग के सामने और बोलते हैं कि हेलो ब्रदर मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम इस आइटम को छोड़ दो, यंग मास्टर को लेने दो। लूजैंग बोलता है मैं इसको छोड़ूं क्यों। जोफी बोलती है बिकॉज मेरे यंग मास्टर बोल रहे हैं ऐसा, और मेरे यंग मास्टर का पहला नेम ज़्यूगे और उसका लास्ट नेम फैंग है। लूजैंग सोच रहा था अच्छा ये वही बंदा जो मेरी जिंदगी को झंड कर रहा है कब से। लूजैंग बोलता है ओ अच्छा ये वो बंदा है जिसको सभी मैडमैन बोलते हैं थर्ड। जोफी बोलती है अच्छा अब डर गए तुम, मेरी एडवाइस यही है कि तुम कम्पीट ना करो उनके साथ। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कैसे उसने लूजैंग की जिंदगी में मुश्किलें लाई थी। तो पहले स्टार्टिंग में वो ट्रायल में आया था और अपने डिसिपल साथियों को बोलता है लूजैंग का टोकन लेने के लिए, पर लूजैंग उसे वहाँ पे पंच मार के गिरा देता है। सेकंड सीन में वो अपने सर्वेंट को बोलता है एक डिसिपल को लूजैंग के खिलाफ लड़ाने के लिए, और वो प्लान भी उसका फेल हो जाता है। और थर्ड सीन में वो आर्मी जनरल और हाइशा और बाइशा को डाल लेता है ताकि वो लूजैंग को मार सके ब्लेड इंसेक्ट को हंट करने वाले मिशन में। तो लूजैंग बोलते जोफी को अपने यंग मास्टर को बोल दो कि तू भाड़ में जा, मैं नहीं पीछे हटूंगा। जोफी बोलती है क्या, और उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और उसके बाल बड़े ज्यादा नुकीली निडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उसकी तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। जोफी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि पीपल जो मेरे यंग मास्टर के साथ ऐसा करते हैं वो रिग्रेट करते हैं बड़ा ज्यादा, और वो मर चुके हैं सारे ही और ग्रेव्स में अपनी अभी। लूजैंग बोलते तुम मेरे से लड़ना चाहते हो, तुम यहाँ बाकी नहीं देख रहे, तुम्हें पता नहीं हम कहाँ पे हैं अभी। वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कौन नॉइस मचा रहा है इतनी ज्यादा। जोफी बोलती है कि तुम बड़ा ज्यादा लकी हो। फिर जोफी वापस चले जाती है ज़्यूगे फैंग के पास, लूजैंग बिडिंग स्टार्ट करता है। फिर बोलता है कि 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल। ज़्यूगे फैंग बोलता है 24,100 क्रिस्टल, ये तो वही गाय है जो पहले भी प्राइस को बढ़ा रहा था। जोफी बोलती है बच्चा बात नहीं मान रहा, मैंने इसको बताया भी तुम्हारा नाम पर, वो बोलता है कि तुम्हें भाड़ में जाने के लिए। ज़्यूगे फैंग बोलता है अच्छा ऐसे बंदे अभी भी जिंदा है यहाँ पे, तुमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। जोफी बोलता है वो सिर्फ हाफ स्टेप का आईआरएलएम में है, पहले हाफ स्टेप इनिशिएटर था, पता नहीं इसका चेंज क्यों कर दिया गया है, और वो आउटर डिसिपल और उसका नाम लूजैंग है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ज़्यूगे फैंग बोलता है लूजैंग अच्छा मैं इस आइटम पे गिव अप करता हूँ, उसे लेने देता हूँ। और जोफी बोलती है कि तुम गिव अप क्यों कर रहे हो और वो बंदा कौन है। तो ज़्यूगे फैंग बोलता है उस बंदे ने मेरे साथ बड़े ज्यादा बात पंगे लिए हैं, मैं रिवेंज लूंगा उसके ऊपर और इस डे का सीन भी नहीं भूलूंगा। बदतमीज बच्चे को इस बुक को लेना देता हूँ, उसको तो मैं सभी जो भी है ये सब मेरे साथ उसने जो किया उसका बदला साफ में लूंगा। फिर हाउलाओ बोलते हैं वेपन रिफाइनमेंट जो है वो सोल्ड होती है 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स में। तो ज़्यूगे फैंग बोलते चलो हम उसको मिलते हैं रिवेंज लेते। तो ज़्यूगे फैंग लूजैंग को देखता है और बोलता है अच्छा तुम हो लूजैंग, और अपनी उंगली से इशारा करता है उसको मारने वाला। लूजैंग बोल रहा होता है ज़्यूगे फैंग तुमने फाइनली अपनी शक्ल दिखाई दी है मुझे। गार्ड बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर को जल्दी से बोल दो आने के लिए यहाँ पे दूसरे गार्ड को। ज़्यूगे फैंग बोलता है अच्छा तुम हो ज़ांग वूजी के यंगर ब्रदर। तो वूजियान बोलते हैं यंग मास्टर फैंग मेरा जो भाई है वो गेस्ट को वापस भेजने के लिए गया है, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है इस मोमेंट में। ज़्यूगे फैंग बोलते हैं मेरी बात सुनो, मैं रिस्पेक्ट करूंगा ज़ांग फैमिली को और कोई भी ट्रबल्स नहीं क्रिएट करूंगा तुम्हारी फैमिली टेरिटरी में, पर मुझे उस बंदे से बात करनी है थोड़ी सी, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वूजियान ये सुन रहा होता है, थोड़ा ऑकवर्डली हंस रहा होता है और उसके तो पसीने छोड़ गए होते हैं। तो ज़्यूगे फैंग लूजैंग के सामने आ जाता है और बोलते हैं कि लूजैंग तुमने मेरे फैमिली सर्वेंट को असॉल्ट किया था, बेशा और हाइशा को मार दिया, तुम उन सभी को कैसे पे करोगे मेरे को वापस। तो लूजैंग बोलते हैं जो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा वो मरने के काबिल है, उनको मरना ही पड़ेगा। ज़्यूगे फैंग फिर कंटिन्यू करता है, बोलते हैं कि इस टाइम तुम मेरी वेपन रिफाइनमेंट मेथड को भी स्टील करना चाहते हो।
हो। लू जैंग बोलता है वो बुक तुम्हारी नहीं थी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैंने वो चुराई है, मैंने वो बीट करके पाई है, ठीक है, मैंने वो चुराई नहीं है और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। तो जू फैंग फिर क्लैप करता है और बोलता है कि बड़ा ज्यादा टाइम हो गया मुझे ऐसा बंदे को देखे हुए जो तुम्हारी तरह हो, और जो तुम्हारी तरह होते हैं वो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। लू जैंग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, जिस तरह से तुम पीपल्स को थ्रेटन करते हो मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा गंदा एटीट्यूड है और तुम बड़े ज्यादा स्पॉइल किए गए हो फैमिली के द्वारा, पर मैं जो लू जैंग हूँ वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ, और तुम्हारे जैसे ये जो धमकियां होती है मैंने बड़ी सुनी हुई है और मैं बोर हो गया उनको सुन के। तो जू फैंग सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा जो है ये इतना ज्यादा जिद्दी होगा। तो लू जैंग बोलता है कि तुम मेरी जिंदगी को लेना चाहते तो आ जाओ ले लो, मैं तुम जैसे बंदों को तो सोचता भी नहीं हूँ तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कि तुम कुछ हो भी मेरे सामने, और ये सेम तुम्हारी जूगी फैमिली को भी कंसिडर करता हूँ मैं तुम्हें कुछ मानता ही नहीं हूँ अपनी आंखों के सामने। तो जूगी फैंग सोच रहा होता है कि मैंने एग्री किया हुआ है कि मैं जांग फैमिली की टेरिटरी में कुछ भी ट्रबल कोज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अभी मूव नहीं कर सकता और इसको सबक नहीं सिखा सकता हूँ। तो जोफी आगे आके बोलती है कि जांग फैमिली की टेरिटरी है तो तुम सोचे कि तुम कुछ भी करोगे और कुछ भी बोलोगे, तुम सिर्फ एक आउटर डिसिपल हो, तुम्हारे पास राइट्स किसने दिए कि तुम जूगे फैमिली को ऐसा बोल सकते हो। तो फिर जूगे फैंग वापस चल पड़ता है और बोलता है कि भूल जाओ जोफी चलते हम चलो। जोफी बोलती है पर फैंग रुक जाओ, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो जूगे फैंग नहीं सुनता और वो चल पड़ता है। जोफी सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें देखा तो मैं कोई भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें मार दूंगी। लूजैंग जोजियन बोलता है ब्रदर लूजैंग तुम बड़े ज्यादा औसम हो। लूजैंग बोलता है कि अब इसको डील करने का और कोई तरीका नहीं था, अगर तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने इससे प्यार से बात की होती है, इसको प्यार से ट्रीट किया होता तो ऐसा भी नहीं करता, अगर मैंने ट्रायल के टाइम इसको टोकन दे दिया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, और उसने मेरे लिए बड़ा ज्यादा ट्रबल कोज किया मेरी जिंदगी में, तो इसको ऐसे ट्रीट करना ज्यादा सही होगा। तो वूजियान बोल रहा होता है कि लूजैंग अगर वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मिलेगा तो मुझे डर लगता है कि वो कुछ करेगा तुम्हारे साथ। तो फिर हालो बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो मैं प्रेजेंट करता हूँ वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। तो वो एक छोटी सी बोतल को निकालता है, तो फिर हमें बताया जाता है वो स्काई एम्बर एसेंस होता है जो कि आर्टिफैक्ट में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, और आर्टिफैक्ट्स का रैंक एक ग्रेड से इंक्रीज हो जाता है उसको अप्लाई करेंगे। तो वो बोलता है कि इस बोतल में 50 ड्रॉप्स हैं स्काई एम्बर एसेंस की, और लोएस्ट प्राइस में इसका 2000 क्रिस्टल शार्ड्स रखता हूँ। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिडिंग को। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑप्शंस के वो बोल रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी प्राइस हमें पे करना पड़े, मैं स्काई एम्बर एसेंस को पक्का ही लूंगा। तो दूसरा बोल रहा होता है कि टियानलू ऑक्शन हाउस पक्का अपने रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं और अपनी रेपुटेशन जितना मान हमें प्रोवाइड भी करते हैं, उनके पास सब कुछ है। तो एक बोल रहा होता है कि मैं ये इसको पाना तो चाहता हूँ पर मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसको। लूजंग सोच रहा होता है तो वैसे एसेंस जो मैं वेपन्स को मेल्ट करके बनाता हूँ अपने ब्लैक फायर से। तो लूजंग बोलता है मोकैन को कि ये वैल्यूएबल नहीं है क्या। तो मोकैन बोलता है स्काई एम्बर एसेंस आर्टिफैक्ट्स में पाया जाता है पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे रिफाइन कर पाए, इसलिए ये बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है। तो लूजंग बोलता है अगर कोई भी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो ये यहाँ पे कहाँ से आया। तो मोकैन बोलता है ये बात बड़ी अजीब है पर तुम्हें पता ही है इस धरती पे जो लोग हैं वो कुछ बड़े ज्यादा लकी होते हैं और इन चीजों को पा सकते हैं, उनको गुड स्टफ मिल जाता है ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ भी कहीं पे मिल जाता है। हावला बोलते हैं कि जो 50 ड्रॉप है स्काई एम्बर एसेंस की उनका फाइनल प्राइस हुआ 12,000 क्रिस्टल शार्ड। तो लूजंग सोच रहा था अगर मैं 10 जवान लेवल मार्शल वेपन्स को बाय करूंगा तो उनकी कॉस्ट मेरे को पड़ेगी 1000 क्रिस्टल शार्ड, अगर मैं उनको रिफाइन करूंगा और 50 ड्रॉप्स बनाऊंगा स्काई एम्बर एसेंस की और मैं उनको सेल करूंगा तो वो 10,000 क्रिस्टल शार्ड की पड़ेंगी मेरे को और उनका बड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे 9,000 क्रिस्टल शार्ड्स का प्रॉफिट होगा अगर मैं ऐसा करूंगा। और अगर मैं 50 ड्रॉप जो है स्काई एम्बर एसेंस की उनको यूज करूंगा लाइट अप करने के लिए ड्रैगन स्किल्स को, 10 ड्रैगन स्किल्स लाइट अप हो जाएंगे, और अगर मैं उसको सेल करूंगा तो मैं और भी ज्यादा मार्शल्स वेपन को बाय कर सकता हूँ और इस प्रोसेस से मेरे को बड़ा ज्यादा फायदा होगा और मैं बड़ा ज्यादा पावरफुल भी हो सकता हूँ। फिर वो हंसता है और बोलता है कि ऐसे तो मैं बड़ा ज्यादा पैसा कमा भी पाऊंगा और पावरफुल भी हो जाऊंगा, मैं तो फॉर्च्यून बनाऊंगा बड़ा ज्यादा। तो मोकैन बोल रहा होता है लूजंग तुम ऐसे क्या सोच में चले जा रहे हो, तुम्हारा जो क्रिस्टल कोर है वो 70,000 क्रिस्टल शार्ड्स का बिका है, ये प्राइस मेरे को ठीक लग रहा है। जोजियान भी बोल रहा होता है जो प्रोसीजर है मनी को हैंडल करने का लूजंग चलो हम उसे कलेक्ट करते हैं जाके। तो फिर लूजंग बूजियान मोकैन जोजियान चल पड़ते हैं ऑक्शन हाउस से बाहर और वहाँ पे हमें दिखाई देता है जांग वूजी। वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है वूजियान तुम्हारा फ्रेंड बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, ब्रदर लो तुमने जो अपना सामान बेचा है तुमने अभी तक मेरे को पता मनी रिसीव नहीं किया है, चलो मेरे साथ रेयर हॉल में चलो मैं तुम्हें मनी देता हूँ वहाँ पे। तो वूजियान बोलता है लूजंग ये मेरा बड़ा भाई है जांग वूजी। जांग वूजी बोलते तुम मेरे छोटे भाई के दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा, 10% फीस हम लेते हैं ऑक्शन फीस। लूजंग बोल रहा होता है ये मेरे को सही नहीं लग रहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वूजियान बोल रहा था ब्रदर लूजंग तुम मेरे को अभी भी अपना दोस्त नहीं मानते हो क्या, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जांग वूजी एक चेक टाइप देता है लूजंग को, वो एक जेड स्लेट पे बनाया होता है और बोलते हैं कि लूजंग ये तुम्हारे 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स हैं जो कि मैंने इसमें डिपॉजिट कर दिए हैं और ये जांग फैमिली का चेक नोट है तुम्हारे लिए, ये हर प्लेस में चलता है, तुम इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे वो रॉयल कैपिटल हो चाहे कहीं भी, तुम इसको किसी भी शॉप में यूज कर सकते हो। लूजंग बोलते हैं अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ठीक है मैं मान लेता हूँ, तो मेरे को और कुछ काम है तो मैं यहाँ से अपनी लीव लेता हूँ, मैं चलता हूँ। तो फिर लूजंग एक स्टोर में जाता है वेपन के जिसका नाम होता है क्वान जीगी। वहाँ पे वो एंटर करता है तो एक वर्कर होता है वो बोलता है कि एस्टीम गेस्ट तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस टाइप के मार्शल वेपन को ढूंढ रहे हो, तुम किसी भी तरह का वेपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। लूजंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कितने जवान लेवल मार्शल वेपन है। तो वर्कर बोलता है कि इस सेंट्रल पेविलियन में 223 आइटम्स मिलेंगे, तुम्हें कोई पर्टिकुलर वेपन चाहिए जो तुम ढूंढ रहे हो। तो लूजंग बोल रहा होता है कि 223 जवान लेवल वेपन्स मैं सभी को बाय करना चाहता हूँ। तो वर्कर बोल रहा होता है कि एस्टीम गेस्ट तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि जवान लेवल वेपन कितना कॉस्ट करता है। तो लूजंग बोल रहा होता है अगर हम एवरेजली कैलकुलेट करेंगे तो एक जो जवान लेवल वेपन होता है वो 100 क्रिस्टल शार्ड्स का होता है, तो सभी टोटल मिला के 20,000 क्रिस्टल शार्ड्स बने, मैं ये चाहता हूँ बाय करना हो। तो वो वर्कर गुस्सा हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि लूजंग मजाक कर रहा है और बोलता है 20,000 क्रिस्टल शार्ड, तुम क्या मजाक समझ रहे हो पैसे को, तुम क्या सोच रहे हो किसी के पास भी इतने ज्यादा पैसे होते हैं, यहाँ से चल जाओ मेरा दिमाग मत खराब करो। तो लूजंग उस स्टोर के ओनर के पास जाता है, वहाँ पे अपना चेक रखता है जो कि 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स का है और बोलता है कि मैं जवान लेवल वेपन्स को बाय करना चाहता हूँ। तो स्टोर का ओनर पैनिक हो जाता है इतना ज्यादा पैसा देख के और बोलता है कि एस्टीम गेस्ट हमारे पास मार्शल वेपन्स नहीं था, हमारे पास उससे ज्यादा अच्छे वेपन्स है, क्या मैं तुम्हें लेके जाऊँ उनको देखने के लिए। तो लूजंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ओनर बोलता है कि तुमने कोई डिसाइड किया कि तुम किस तरह का जवान लेवल मार्शल वेपन चाहते हो। लूजंग बोलता है वो 3 फर्नेस है उनके अलावा मेरे को 220 जवान लेवल जितने भी तुम्हारे पास वेपन वो सारे चाहिए। तो ओनर बोल रहा था क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो लूजंग बोल
रहा होता है कि मैं सभी को बाय करना चाहता हूँ और तुम मुझे डिस्काउंट दोगे ना अगर मैं सभी को बाय करूंगा तो। फिर बोलता है हाँ मैं पक्का तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। फिर वो सभी वर्कर को बोलता है कि सभी इस वैल्यूएबल कस्टमर की हेल्प करो, तो जितने भी जुआन लेवल वेपन्स हैं उनको लाओ इसके लिए। वो पहले वाला वर्कर भी वहाँ पे छुपा होता है और देख रहा होता है, अपनी गलती को सोच रहा होता है कि मैंने कितनी बड़ी ज्यादा गलती कर दी है। हमें किंग सेक्ट का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे लूजंग बैठा होता है और अपनी जूमी रिंग से वेपन निकाल रहा होता है और अपनी ब्लैक फायर की मदद से उनको पिघला के एसेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है। और उन सभी को पिघला के लूजंग ने 1000 ड्रॉप्स इकट्ठी कर ली होती है स्काई एम्बर एसेंस की उन वेपन्स में से। लूजंग उस स्काई एम्बर एसेंस को यूज कर लेता है अपने हाथ में रख के। वो फिर जैसे ही स्काई एम्बर एसेंस जाता है तो वो ड्रैगन स्केल्स को लाइट अप कर देता है। उसने 500 ड्रॉप्स यूज की होती है स्काई एम्बर एसेंस की और जिसकी वजह से 100 से ज्यादा ड्रैगन स्केल्स लाइट अप हो गए होते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है कि अगर मैं 100 ड्रैगन स्केल से ऊपर की स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो गाइस चैप्टर नंबर 13 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। 220 वेपन्स को खरीदता है जुआन लेवल और उनको पिघला के 1000 ड्रॉप्स बना लेता है एसेंस की और उन 1000 ड्रॉप्स में से 500 ड्रॉप्स को यूज कर लेता है और उसकी वजह से 100 से ज्यादा ड्रैगन स्किल्स जो होते हैं वो लाइट अप हो जाते हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं अपनी पावर को आजमाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है, हमें इंस्ट्रक्टर सू दिखाई देती है और बाकी डिसिपल्स भी गैदर हुए होते हैं आसपास। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि मैंने तुम्हें सभी को यहाँ पे इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट देना चाहती हूँ। जो भी इस टेस्ट में अच्छा करेगा उन डिसिपल्स को योकाई को मारने के लिए लेके जाया जाएगा। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तुम सभी आउटर डिसिपल्स में से जो मेजोरिटी है उन सभी ने योकाई को कभी नहीं देखा है। तो इंस्ट्रक्टर सू के पास कुछ कवर होता है कपड़े से, तो इंस्ट्रक्टर सू जैसे उस कपड़े को उठाती है तो उसमें से ब्लू कलर का ओरा बाहर निकलने लग पड़ता है। वो ओरा बड़ी जल्दी फैलने लग पड़ता है आसपास। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है योकाई को योकाई इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अजीब से दिखते हैं और अजीब सी स्पीसीज है। उनको योकाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास योकाई ओरा होता है। वो ओरा डिसिपल्स को अफेक्ट कर रहा होता है, डिसिपल्स डर रहे होते हैं। लूजंग भी कांप रहा होता है और सोच रहा होता है अच्छा ये है योकाई ओरा। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा डरावना, ऐसा लग रहा है कि ये ओरा हमारी आत्मा को दबा रहा है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि इस क्लॉथ के नीचे एक योकाई है। जो पहला स्टेप है योकाई को मारने के लिए, उसके लिए पहले तुम्हें उसका जो प्रेशर है वो झेलना पड़ेगा। योकाई बड़ा खतरनाक प्रेशर को एक्सर्ट करता है तो तुम्हें योकाई प्रेशर से बचना होगा और अपने दिल को मजबूत बनाना पड़ेगा। फिर इंस्ट्रक्टर सू जो है वो योकाई के अराउंड सर्कल्स बना देती है अपनी स्वॉर्ड से। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि अभी से 3 दिन मिलेंगे तुम्हें, जो 5 डिसिपल सबसे पास पहुंच जाएंगे योकाई के, उनको योकाई को मारने के लिए लेके जाएगा। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू उस कपड़े को उठा देती है और हमें योकाई दिखाया जाता है जो कि बड़ा ज्यादा डरावना लग रहा होता है। वो डिसिपल्स की तरफ देख रहा होता है तो डिसिपल्स बोल रहा होता है क्या ये तो हमारी तरफ देख रहा है। फिर आधे डिसिपल डर जाते हैं और वहां से भागने लग पड़ते हैं जोर जोर से चिल्लाते हुए। तो फिर एक डिसिपल बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर सू मुझे ट्राई करने दो। फिर हमें पता लगता है वो हाउशी गे है जो कि नंबर 1 डिसिपल आउटर डिसिपल्स में से डिजल पीक में। तो फिर वो चलना स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। तो वो चलते चलते 7 सर्कल तक पहुंच जाता है और डिसिपल्स बोलते हैं कि एल्डर सीनियर तो 7 सर्कल तक पहुंच गया। एल्डर सीनियर तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो जैसे ही 7 सर्कल के पास पहुंचता है और 8 सर्कल में एंटर करता है तो उसको योकाई बिल्कुल अपने सामने दिखाई दे रहा होता है और योकाई को देखने से वो बड़ा ज्यादा कांप रहा होता है, डर जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये हैरानी की बात नहीं कि आउटर डिसिपल है क्योंकि 8 सर्कल तक पहुंच गया है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये तो बात करने का ये नंबर 1 हमारा नंबर 1 डिसिपल तो लूज जाएगा आउटर डिसिपल्स में से। एक डिसिपल बोलता है प्रूव करो, ऐसे बेमतलब की बकवास से कुछ नहीं होता, करेज लगती है इस टेस्ट को लेने के लिए। इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं ये योकाई कुछ ज्यादा थ्रेटनिंग है हमारे लिए और तुम्हारे लिए, तुम्हें स्ट्रेंथ और पावर नहीं चाहिए, तुम्हें करेज चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। कोई और करना चाहता है कि इसको ट्राई। तो लूजेंग और हाउशी जो कि आउटर डिसिपल नंबर 1 वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हाउशी बड़े बेकार तरीके से लूजेंग को स्माइल कर रहा होता है एटीट्यूड के साथ। तो लूजेंग बोलते हैं मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। फिर पीछे से जोजियान भी बोल रहा होता है कि भाई जाओ करो, मुझे पता तुम कर सकते हो। मोकेन भी बोल रहा होता है भाई तुम कर सकते हो। लूजेंग बोलते हैं ठीक है। लूजेंग बढ़ने स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं लूजेंग तो हंस रहा है, ये कैसे हो सकता है, इतने ज्यादा खतरनाक योकाई की तरफ जाते हुए हंस कैसे सकता है। फिर लूजेंग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है योकाई की तरफ। कुछ टाइम चलने के बाद लूजेंग अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है, उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा होता है। जो योकाई का हो रहा होता है वो उसे बड़े खतरनाक तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है। फिर लूजेंग एक जगह रुक जाता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि 7 सर्कल ये इतना भी बुरा नहीं है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि लूजेंग तो वहां पे जाके खड़ा ही हो गया और रुक ही गया है, उसको हुआ क्या, वो डर के मारे रुक गया क्या। तो फिर इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं कि जब तुम योकाई को फेस करते हो ना तो तुम्हें अपना अंदर का जो ह्यूमंस का जो डर होता है दिल में उसे हटाना पड़ता है। तो लूजेंग फिर अपनी आंखें खोल देता है और जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो सेल्फ फॉरगेटिंग स्टेट में पहुंच जाती है, मतलब कि उसकी सोल बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पावरफुल हो जाती है जिससे उसे कोई डर नहीं लगता फिर योकाई से। फिर लूजेंग आगे बढ़ता जाता है और एकदम से योकाई के सामने खड़ा हो जाता है। इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि ठीक है लूजेंग तुम वापस आ सकते हो, तुम आगे 10 सर्कल में पहुंच गए हो, तुम पास हो चुके हो, उससे आगे जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वरना ये ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। लूजेंग योकाई की तरफ देख रहा होता है तो मोकेन बोल रहा होता है ब्रदर लूजेंग वापस आ जाओ जल्दी। एक डिसिपल बोल रहा होता है कि ये क्या डर गया है, ये तो कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। लूजेंग उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तो योकाई मुंह खोल के उसको बाइट करने लगा होता है। तो फिर लूजेंग एकदम से योकाई को बड़ी जोर से पंच मारता है अपने सारे 100 ड्रैगन स्केल्स को यूज करके, जिसकी वजह से जो योकाई होता है वो पूरी तरह से डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बॉडी का कुछ नहीं बचा होता है, उसकी बॉडी का चूरा हो गया होता है पूरी तरह से। इसको देख के सारे डिसिपल्स हैरान हो जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा पावर ये कैसे हो सकता है। इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यही बोला था कि इनके नजदीक जाना है, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको मारने की। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं तो भाई अपने आप को बचाना चाहता था, वो मुझे खाना चाहता था, तो इसका क्या मतलब मैं अपने आप को बचाऊं भी नहीं, वो तो मैंने डर के मारे उसको पंच मार दिया। इंस्ट्रक्टर से बोलती है अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं हम इस टेस्ट को किसी और तरीके से करेंगे बाद में। इंस्ट्रक्टर से फिर पीछे मुड़ के देखती है और बोलते डिसिपल्स को अगर कोई और चाहता है टेस्ट में पार्टिसिपेट करना तो मेरे प्राइवेट चैम्बर्स में आ सकते हो और मुझे बोल सकते हो, मैं कोई और तरीका बनाती हूँ टेस्ट करने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर से लूजेंग की तरफ देख रही होती है बड़े खतरनाक तरीके से और फिर अपनी फ्लाइंग कैरेज में वो निकल जाती है वहां से। डिसिपल्स बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग तुम कितने ज्यादा ब्रेव हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कहां से है, तुम्हें पक्का स्वर्ग से पावर मिलती है। एक डिसिपल बोल रहे होते हैं हाँ ये बात तो सही है, तुमने तो अपनी की भी यूज नहीं की अभी। तो फिर लोग ये बोल रहे होते हैं कि इसके पास ताकत या दिमाग नहीं है जरा भी। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं इस होशी को तो जरा भी अक्ल नहीं है बात करने की, नंबर 1 आउटर डिसिपल है फिर भी ये कैसे बात कर रहा है, ये शाबाशी नहीं दे सकता किसी को, तो
पे बकवास भी करना अच्छी बात नहीं है। फिर हाउ शिवान से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद डीमन ट्रायल बिगिन हो जाता है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्काई फॉरेस्ट का। वहाँ पे एक डिसिपल पे एक स्नेक अटैक कर रहा होता है। तभी दूसरा डिसिपल उस स्नेक को कट कर देता है पीसेस में। फिर हमें पता लगता है वो डिसिपल और कोई नहीं, वो होता है लिन गैंग, जो कि टीम लीडर है ड्रिजल पीक का, इसको हम लिन नहीं बोलेंगे। तो फिर वो एक केव में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बीस्ट ही है, यहाँ पे कोई योकाई नहीं है, अभी तक हमें मिले नहीं है योकाई। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है सीनियर लिन, क्या तुमने कभी योकाई को मारा है? तो लिन बोलता है कि मैंने योकाई को मारने वाले मिशन में पार्ट लिया पिछले 4 सालों से, और हम लकी थे, एक बार हम योकाई सोल्जर से सराउंड हो गए थे, पर मैंने उन सभी को मारा था। अगर हम अभी भी किसी योकाई सोल्जर को एनकाउंटर करेंगे तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं उसे 3 मूव्स में मार दूंगा। वो डिसिपल अजीब जैसी हरकतें करने लग पड़ता है और उससे ग्रीन जैसा ओरा निकलने लग पड़ता है, और वो बोलते हैं कि सच्ची? तो चलो देखते हैं कि तुम सर्वाइव कर सकते हो मेरे 3 अटैकों से। तो वो ओरा एक्सीड कर रहा होता है, बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और लिन बोलता है कि तुम यू हैंग नहीं हो, कौन हो तुम? फिर वो डिसिपल चेंज होने लग पड़ता है, उसके शरीर में से कांटे निकल आते हैं और वो एकदम से योकाई में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से। फिर वो योकाई बोलता है कि मैं फॉरेस्ट में काफी टाइम से घूम रहा था और फाइनली मुझे कुछ इंसान मिले हैं, इंसान बड़े ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो लिन बोलते तुमने यू हैंग को कैसे खाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसकी बॉडी में छिपने की? तो योकाई बोलता है ह्यूमन, मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी, तुम होते कौन मुझे ये बोलने वाले? फिर वो बोलता है बाहर आ जाओ मेरे बच्चों। फिर छोटे छोटे योकाई भी बाहर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल गोब्लिन्स की तरह दिख रहे होते हैं। फिर लिन बाकी डिसिपल्स को ऑर्डर करता है कि जाओ इनको मार दो, पर योकाई बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एक ही स्लैश में एक डिसिपल की गर्दन को काट देता है और उसे उठा के नाचने लग पड़ता है, उसका खून नीचे गिर रहा होता है डिसिपल का। ये देख के जो डिसिपल्स होते हैं बाकी के, वो बड़े ज्यादा डर जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। लूजंग भी देख रहा होता है कि बदतमीज से बच्चे क्यों रुक गए हैं और उनके ऊपर योकाई अटैक करने लग पड़ते हैं। तब लूजंग अपना फ्लाइंग नाइफ पीछे की तरफ भेजता है और उन दोनों योकाई को मार देता है और उन डिसिपल्स को बचा लेता है। लूजंग एक कांपते हुए डिसिपल के पास जाता है और बोलता है कि तुम योकाई को मारने वाले मिशन में आए क्यों अगर तुम्हारे पास करेज नहीं है? तो हमें पता लगता है वो डिसिपल नंबर 1 आउटर डिसिपल होता है। लूजंग उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतनी थोड़ी करेज है और तुम नंबर 1 आउटर डिसिपल कहलाने के लायक कैसे हो, तुम कचरा हो 1 नंबर के। फिर वो आउटर डिसिपल सोचने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं ट्रैश नहीं हूँ। फिर लूजंग बोलता है अगर तुम ट्रैश नहीं तो मुझे प्रूव करके दिखाओ, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो इससे अच्छा तुम मर ही जाओ, ऐसे खड़े होने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर वो चिल्ला के एक योकाई की तरफ बढ़ जाता है और उसे मार देता है अपनी तलवार उसके पेट से आर पार करके। फिर वो जोर जोर से सांस लेने पड़ता है और लूजंग की तरफ पीछे मुड़ता है। फिर वो लूजंग को बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी मदद की है डर को ओवरकम करने के लिए। फिर वो योकाई की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर हमें लिन दिखाया जाता है जो कि योकाई के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर योकाई बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुमने तो बोला था सिर्फ 3 स्किल्स, मैंने तुम्हें इतने ज्यादा चांसेस दिए हैं मुझको मारने के लिए, पर तुम अभी तक मुझे नहीं मार पाए हो। फिर वो हंस रहा होता है। लिन बोलता है मेरी इतनी ज्यादा गंदी किस्मत क्यों कि मैं योकाई जनरल के सामने आ जाऊंगा। फिर लिन बोलता है कोई बात नहीं, चाहे जनरल हो चाहे कोई और, मैं इसको मार के दम लूंगा। फिर लिन उसकी तरफ तलवार का अटैक करता है, पर वो योकाई जनरल उसकी तलवार को उठा लेता है और अपने पंजे से लिन के ऊपर अटैक करने लगा होता है। तब लूजंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ फेंकता है, पर उस फ्लाइंग नाइफ से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता योकाई को। तो लूजंग बोलता है इसकी स्किन तो बड़ी ज्यादा पावरफुल और टफ है, एक स्नीक अटैक भी इसको जरा भी डैमेज नहीं दे पाया। तो वो योकाई जनरल बोलता है इंसान तू थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है। तो लूजंग बोलता है हाँ मुझे पता मैं स्पेशल हूँ, क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं स्पेशल हूँ तो? योकाई जनरल बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और लूजंग की तरफ चल पड़ता है और बोलता है कि स्पेशल इंसान का तो मांस भी बड़ा ज्यादा टेस्टी होगा। फिर लिन भी अटैक कर रहा होता है उसको पीछे से, पर वो रुक नहीं रहा होता और लूजंग की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। फिर वो लूजंग के बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर लूजंग उसके ऊपर फ्लाइंग नाइफ का अटैक करता है और योकाई जनरल कूद के डोज कर लेता है। फिर लूजंग अपने सारे ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और बड़ी जोर से पंच मारता है योकाई जनरल को। उसकी वजह से बड़ी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन होती है और लूजंग पीछे जाके गिरता है और योकाई जनरल भी पीछे जाके गिरता है। लूजंग जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एक गड्ढा जैसा हो गया होता है, पर योकाई जनरल बिल्कुल ठीक होता है और वो धुएं में से देख रहा होता है। फिर वो लूजंग की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो बड़ी ज्यादा थोड़ी ताकत है। लूजंग नीचे गिरा होता है और बोल रहा होता है कि योकाई जनरल की स्ट्रेंथ तो बड़ी ज्यादा पावरफुल है। तो योकाई जनरल को मारने से लूजंग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही होती है और जो लूजंग के शरीर में की होती है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। तो लूजंग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं जितना ज्यादा बार नॉकआउट होऊंगा इसे लड़ लड़के मेरी पावर और मेरी बॉडी उतनी ज्यादा रिफाइन होगी। फिर वो योकाई जनरल को बोलता है आ जाओ और लड़ो मेरे साथ। फिर योकाई जनरल अपने ओरा से तलवार क्रिएट कर लेता है अपने दोनों हाथों पे और लूजंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। वो हंस रहा होता है, फिर अपनी जो तलवारें होती हैं उसके हाथ में उनमें से एक तलवार को लूजंग की तरफ फेंक देता है। फिर उस तलवार की वजह से लूजंग जो होता है वो पेड़ से फंस जाता है और वो बोल रहा होता है कि इंसान का फ्लैश बड़ा ज्यादा टेस्टी होता है हंसते हुए। तो गाइस ये चैप्टर इतने था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर देना। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था योकाई जनरल अपने कांटे का यूज करता है जो कि वो अपने शरीर में उगा सकता है। तो गाइस मैंने पहले तलवार बोला था पर वो तलवार नहीं है, योकाई अपने शरीर में कांटों को उगा सकते हैं, तो वो कांटे का यूज करता है लूजंग को पेड़ से चिपकाने के लिए। तो वो बिल्कुल लूजंग के मुंह के सामने खड़ा होता है, लूजंग हंस रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है, योकाई जनरल बिल्कुल लूजंग के मुंह के सामने खड़ा होता है, लूजंग हंस रहा होता है। तो योकाई जनरल सोच रहा होता है कि हंस क्यों रहा है। फिर वो एकदम से मुड़ता है तो उसे दिखाई देता है कि लूजंग का फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर वो जैसे ही फ्लाइंग नाइफ को देखने लगता है तो लूजंग उसके ऊपर अपना स्पिरिट थ्रोन अटैक यूज कर देता है। स्पिरिट थ्रोन अटैक की वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो फ्लाइंग नाइफ उसके सिर के आर पार हो जाता है और वो बड़ी ज्यादा दर्द में होता है। फिर लूजंग कांटे को निकालता है अपने शरीर से और कूद के उसके सिर में मार देता है बड़ी जोर से और वो योकाई जनरल तभी मर जाता है। बाकी के योकाई भी देख रहे होते हैं, सभी को वहां से भाग जाते हैं। फिर लिन लूजंग की तरफ आता है और बोलता है ये लो रिकवरी पिल, ये टियान हॉल की है जो कि तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगी और इससे तुम्हारे जख्म बड़ी जल्दी हील हो जाएंगे। फिर वो मिशन को कंटिन्यू करते हैं और फॉरेस्ट में और योकाई को ढूंढने लग पड़ते हैं। तो लिन बोल रहा होता है कि रात को योकाई निकलेंगे पक्का है और ब्रदर लूजंग ऊपर से तुम बड़े ज्यादा इंजर्ड हो, हमें कोई प्लेस ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम थोड़ी सी रेस्ट कर सके और तुम रिकवर कर सको। वो फॉरेस्ट में एक ओपन स्पेस को देखते हैं तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि शुक्र है हमारे पास कोई हेल्पर है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है, और एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि अब हम बच सकते हैं। वहाँ पे आग जला के रखी होती है किसी ने, पर वो जैसे वहाँ पे कौन से डिसिपल्स तो उनकी तरफ नीडल्स जैसी आ रही होती हैं। तो लिन बोलता है एक्सप्लोसिव पेयर ब्लॉसम नीडल्स से ध्यान देना। तो फिर हमें बताया जाता है कि एक्सप्लोसिव पेयर ब्लॉसम नीडल्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं और ये बड़ी ज्यादा खतरनाक होती है शरीर के लिए और इससे बंदा मर भी सकता है और ये बड़े ज्यादा मात्रा में फेंकी जाती है। तो फिर एक डिसिपल छुप रहा होता है अपनी पीठ को करके, तो लूजंग उसके सामने खड़ा हो जाता है नीडल्स से उसको बचाने के लिए। तो लिन बोल रहा होता है कि ब्रदर लुओ तुम ठीक हो क्या? लूजंग बोलता है हाँ थोड़ा सा मेरा कपड़ा फटा, इसको हम सिल देंगे तो ठीक हो जाएगा।
जाएगा और इससे मेरे को दर्द भी नहीं हो रही है, नीडल्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। फिर लूजेंग थोड़ा सा चलता है और वहाँ पे उसे आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ। लूजेंग सोचता है किसकी आवाज थी। फिर लूजेंग पेड़ की तरफ देखता है और उसे ब्रांच पे कुछ डिसिपल्स दिखाई देते हैं। तो लूजेंग बोलता है हम ड्रिजल पीक के डिसिपल्स है, आप कौन हो, क्या तुम हमसे बात कर सकते हो। तो उन डिसिपल्स में से एक लड़की नीचे जमीन में उतरती है और बोलती है कि हम यूनियो पीक के डिसिपल्स है। तो फिर हमें पता लगता है वो यूनियो पीक की डिसिपल है और एक ग्रेट फैमिली में से एक है, जिस फैमिली का नाम है गोडली निडल जू फैमिली, और उस लड़की का नाम होता है जू क्वानिंग। तो लूजेंग बोल रहा होता है तुम तो कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हो और बड़े ज्यादा अलर्ट हो, क्या तुम्हें भी योकाई जर्नल मिला था क्या पहले। तो वो डिसिपल्स होते हैं लड़की की टीम के, वो अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वो लड़की बोलती है हमें योकाई जर्नल मिला था और ब्लैक रॉक पीक के डिसिपल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया था। तो फिर लूजेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। फिर लिन बोलता है कि हमने भी एक योकाई जर्नल को इनकाउंटर किया है और उसको लूजेंग ने मार दिया, वो यहाँ पे नहीं है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिन बोलता है अगर लूजेंग नहीं होता यहाँ पे तो हम सभी यहाँ पे जिंदा नहीं होते। तो जू क्वानिंग बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं है। फिर लूजेंग हंसने लग पड़ता है। फिर लिन बोलता है कि मुझे पता है इस पे तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, अगर तुमने खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो कोई भी विश्वास नहीं करता, मुझे पता है तुम लोग सुबह से बिजी हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, हम बारी बारी से देख रेख करेंगे कैंप की। तो फिर रात का टाइम होता है, लूजेंग बैठा होता है, सोच रहा होता है स्काई डीमन गॉड फिस्ट का सेकंड मूव के बारे में। तो जैसे सुबह होती है तो लिन बोलता है कि हमारे सामने फाइट हो रही है, चलो देखते हैं। तो फिर वो जैसे आगे जाते हैं तो वहाँ पे बड़े ज्यादा योकाई जनरल्स होते हैं और एक डिसिपल से लड़ रहे होते हैं। वो अकेला डिसिपल इतने ज्यादा योकाई जनरल से लड़ रहा होता है, उसके साथी भी होते हैं पर वो सिर्फ एक योकाई जनरल को संभाल रहे होते हैं। तो फिर हमें उस डिसिपल के बारे में पता लगता है, वो स्काई वन पीक का इनर डिसिपल है जिसका नाम है हुआ टियानमिंग। तो योकाई जनरल बोल रहा होता है कि तुम्हारी मूवमेंट स्किल बड़ी ज्यादा अमेजिंग है पर तुम हमेशा डोज नहीं कर पाओगे। तो लिन बोलते हैं कि योकाई जनरल गलत बोल रहा है, कोई बंदा तभी सीख सकता है स्वॉर्ड स्टेप्स मूवमेंट स्किल को अगर उसने स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड किया हो। ये सीनियर जरा भी सिंपल नहीं है, ये बड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे और सच्ची में है। फिर हुआ टियानमिंग अपना ओरा रिलीज करता है, उसका ओरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ बस्ट आउट हो रहा होता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को योकाई जनरल की तरफ फेंकता है ओरा से इन्फ्यूज करके, वो स्वॉर्ड पूरी तरह से ओरा से कवर होती है और वो एक योकाई जनरल के सिर को फाड़ के निकल जाती है। वो योकाई जनरल बड़े जोर से चिल्ला रहा होता है। तो लिन बोलते हैं कि वो सीनियर अकेले लड़ रहा है योकाई जनरल से, चलो हम भी हेल्प करते हैं जाके। लूजेंग और बाकी डिसिपल्स भी लड़ने चले जाते हैं। तो योकाई जनरल लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है और वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि एक और मरने के लिए आया है यहाँ पे। तभी जू क्वानिंग अपने एक बॉक्स को खोलते और बड़ी ज्यादा लाइट चमकती है और बोलते है कि बाहर आ जाओ मैग्निफिसेंट ड्रैगन। तो ड्रैगन शेप की स्मोक बाहर आ जाती है। तो फिर हमें पता लगता है कि वेपन की पावर जो है वो तो इक्वल है सेलेस्टियल रेलम के पूरी पावरफुल अटैक से। तो ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है योकाई जनरल की तरफ, वो थोड़ा सा टच करता है योकाई जनरल के हाथ को, पर उसका शरीर जलने लग पड़ता है पूरी तरह से। वो योकाई जनरल सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी बच्ची के पास इतना ज्यादा पावरफुल वेपन होगा, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर वो योकाई जनरल बाकी योकाई जनरल की तरफ देख रहा होता है, वो अकेले उसी तीन डिसिपल से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो सभी अपने कांटों को उसकी तरफ भेज रहे होते हैं, पर हुआ टियानमिंग फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है जिसका नाम होता है ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर देता है। वो स्वॉर्ड इंटेंट एक बैरियर को क्रिएट करता है रेड कलर के, जिसकी वजह से कोई भी कांटा होता है वो उसकी तरफ नहीं आ पाता है और उस बैरियर का नाम होता है बॉडी प्रोटेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट। तो एक योकाई जनरल जू क्वानिंग के पास जा रहा होता है तो वो सीनियर डिसिपल हुआ टियानमिंग बोलता है अरे नहीं। फिर लूजेंग भी बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा गलत हो जाएगा। फिर लूजेंग उसको बचाने की कोशिश करता है पर वो जो पहले वाला योकाई जनरल होता है जिसको उस ड्रैगन ने बर्न किया हुआ होता है वो उसके लूजेंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मेरे सामने से हट जाओ और अपने हाथ को पूरी तरह से वायलेट करके ओरा से सराउंड कर लेता है। जिस योकाई जनरल ने जू क्वानिंग को पकड़ा होता है वो बोलता है कि तुम्हारा वेपन बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं उसको ले लूंगा तुमसे ताकि मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर सकूं। जू क्वानिंग बोल रही थी लूजेंग मुझे बचाओ। तो लूजेंग को जू क्वानिंग में अपनी बहन दिखाई दे रही होती है और उसे लग रहा होता है कि उसी की बहन किडनैप हो गई है। लूजेंग बोल रहा होता है उसे नीचे रखो, पर वो जो बर्न योकाई जनरल होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलते तुम उसे बचाना चाहते हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर पीछे से हुआ टियानमिंग अपना पूरा स्वॉर्ड ओरा रिलीज कर देता है और जिसकी वजह से स्वॉर्ड ओरा होता है वो पूरी तरह से ऊपर आसमान की तरफ फैल जाता है और वो एक ही स्लाइस करता है जिसकी वजह से योकाई जनरल की गर्दन कट जाती है। लूजेंग और हुआ टियानमिंग की आईज एक दूसरे से मिलती हैं और हुआ टियानमिंग बोलता है मैं यहाँ पे हैंडल कर लूंगा सारी चीजों को, तुम जाओ और उसको रेस्क्यू करो, मैं फिर तुम्हारी हेल्प के लिए आऊंगा वापस। हुआ टियानमिंग बड़े ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पूरी पावर को यूज कर रहा होता है। रेड कलर का ओरा उसे बड़े खतरनाक तरीके से सराउंड कर रहा होता है और बड़ा ज्यादा ऊपर आसमान की तरफ भिजा रहा होता है। लूजेंग इसको देखता है फिर डेमोनिक की को यूज करता है अपने पैरों पे और बड़ी ज्यादा स्पीड से भाग रहा होता है उस योकाई जनरल के पास जिसने जू क्वानिंग को किडनैप किया होता है। लूजेंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसके ऊपर यूज करता है। फिर वो योकाई जनरल हंसता है और अपने कांटे को पीछे उस फ्लाइंग नाइफ की तरफ भेजता है, पर वो फ्लाइंग नाइफ उस कांटे को काट के योकाई जनरल के पास आ रहा होता है। फिर लूजेंग अपने डेमोनिक की को अपने हाथ पे इन्फ्यूज कर लेता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसा तुम सपने में भी नहीं कर सकते। फिर लूजेंग उसे बड़े जोर से पंच मारता है और फिर वो योकाई जनरल पीछे जाके पेड़ से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलता है। फिर योकाई जनरल बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लूजेंग बोल रहा होता है तुम्हें उसे नीचे रखना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। फिर योकाई जनरल हंसने लग पड़ता है। तो योकाई जनरल बोलते तुम छोटे सी उम्र, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत मेरे से ऐसे बात करने की, पहले आसपास तो देखो क्या है। लूजेंग आसपास देखता है जो ग्रीन कलर का हो रहा होता है उसे सराउंड कर रहा होता है और वहाँ पे और भी ज्यादा योकाई जनरल आ जाते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि 2 योकाई जनरल मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं संभाल सकता हूँ और यहाँ पे तो 6 योकाई जनरल है, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मैं जीना चाहता हूँ। तो योकाई जनरल हंस रहे होते हैं। तो लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, लूयान अभी भी जेल में है माउंटेन पे और मैं यहाँ पे मर भी नहीं सकता हूँ। तो फिर एक योकाई जनरल लूजेंग के जो फ्लाइंग नाइफ को होता है वो अपने गले में डाल लेता है और बोल रहा होता है कि आप देखते हो तुम क्या कर सकते हो। फिर वो सारे योकाई जनरल लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग हंस रहा होता है तो योकाई जनरल बोल रहे होते हैं कि तुम मौत के सामने भी हंस रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी ट्रिक्स हो, तुम यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते और यहाँ पे भागना तो तुम्हारे लिए दूर की बात है। लूजेंग अपने हाथों को बाहर की तरफ करता है और बड़ा खतरनाक टोर्नाडो को फॉर्म कर लेता है और उसका फ्लाइंग नाइफ भी निकल आता है और उसके टोर्नाडो के साथ घूमने लग पड़ता है। फिर वो टोर्नाडो थोड़ा सा वायलेट कलर का हो जाता है, वो अपनी की को भी उसमें डाल देता है और बोलता है यही टाइम है। वो जैसे जैसे घूम रहा होता है वो फ्लाइंग नाइफ भी साथ साथ में घूम रहा होता है और योकाई जनरल्स को काट रहा होता है। वो सारे योकाई जनरल्स को एक ही बार में मार देता है इसी टेक्निक से। फिर लूजेंग आखिरी जनरल की तरफ फेंक रहा होता है अपने फ्लाइंग नाइफ को, पर वो योकाई जनरल जू क्वानिंग को आगे की तरफ कर देता है अपने आप को बचाने के लिए। लूजेंग बोल रहा होता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी टेक्निक को यूज करने के लिए। लूजेंग के पीछे की तरफ से कोई उसको कांटे से अटैक कर रहा होता है तो लूजेंग थोड़ा पीछे की तरफ कूदता है। 2 योकाई लूजेंग की तरफ कांटे
फेंक रहे होते हैं। फिर वहाँ पे बड़े ज्यादा कांटे आ जाते हैं लूजंग की तरफ और लूजंग बोल रहे होता है कि योकाई जनरल की बॉडी बड़ी ज्यादा टफ होती है, इनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वहाँ पे और भी ज्यादा योकाई जनरल्स आ जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं। फिर वो अपने कांटों को थ्रो करते हैं लूजंग की तरफ। लूजंग के शरीर के आर पार हो जाते हैं बड़े ज्यादा कांटे। फिर हमें बताया जाता है जो वो कांटे होते हैं वो योकाई जनरल्स की बोन से बने होते हैं। फिर लूजंग अपनी डिमोनिक की को यूज करता है और डिमोनिक की उन हड्डियों को खाने लग पड़ती है। जू क्वानिंग अपनी आंखों खोलती है और वो लूजंग की स्टेट को देखती है और वो बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी एक योकाई जनरल अपने एक और कांटे को यूज करता है और लूजंग की तरफ लगा होता है मारने। तभी लूजंग वहाँ से जंप कर लेता है और जो भी उसके शरीर में कांटे होते हैं वो उसके शरीर से बाहर निकल आते हैं। लूजंग के शरीर में बड़े ज्यादा छेद हो जाते हैं और वहाँ से खून निकलने लग पड़ा होता है। लूजंग नीचे बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने बड़ी ज्यादा की को यूज कर दी है उन बोन्स को निकालने के लिए अपने शरीर से, और मैंने ऊपर से बड़ा ज्यादा खून भी लॉस कर दिया है। जू क्वानिंग बोल रही है लूजंग मेरे बारे में भूल जाओ, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से जा सकते हो तुम अपने आप को बचाओ, मेरे बारे में मत सोचो। लूजंग उसकी तरफ देखता है और वो हाथ से साइन बनाता जो कि वो लू यान की तरफ बनाता था। लूजंग को प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था लूजंग को हर तरफ से योकाई जनरल घेर लेते हैं। लूजंग बीच में फंसा होता है। तो चैप्टर नंबर 15 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग बैठा होता है और अपने हाथों को डिमोनिक की से कवर कर लेता है। तभी एक योकाई जनरल लूजंग को अटैक करने के लिए आ रहा होता है पीछे से। तो लूजंग आगे तरफ भाग रहा होता है। तो फिर एकदम से एक और योकाई जनरल उसके सामने आ जाता है और अपने कांटे को उसके कंधे से आर पार कर देता है। फिर लूजंग योकाई जनरल को पंच करता है और जो अपनी डिमोनिक की होती है वो योकाई जनरल की तरफ भेज देता है। वो योकाई जनरल जल जाता है पूरी तरह से और नीचे गिर जाता है। और तभी लूजंग के मुंह से खून निकल आता है। फिर हमें दिखाई देता है कि एक योकाई जनरल जो कांटा होता है वो उसके शरीर के आर पार कर दिया होता है, वो भी पेट में से। लूजंग पूरी कोशिश कर रहा होता है फाइट करने की। वो फाइट थोड़ी देर तक चलती है। लूजंग 4 योकाई जनरल्स को मार देता है। वो योकाई जनरल हंस रहा होता है जिसने जू क्वानिंग को पकड़ा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लूजंग के शरीर के आर पार बड़े ज्यादा कांटे कर दिए होते हैं योकाई सोल्जर्स ने। जू क्वानिंग रो रही होती है। फिर योकाई जनरल अपने हाथ से एक कांटा निकालता है अपनी बोन का। तो वो योकाई जनरल बोलते हैं तुम एक छोटे से इंसान हो पर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बुरी बात है कि तुम एक दूसरी रेस से बिलोंग करते हो, अगर तुम हम में से एक होते तो ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात होती। तो फिर जू क्वानिंग पूरी कोशिश कर रही होती है। फिर वो एक अटैक करती है निडल्स वाला योकाई जनरल की तरफ, पर योकाई जनरल को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो हंसने लग पड़ता है। फिर वो एक बॉक्स निकालती है पर योकाई जनरल अपने कांटे से उसको तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 3-4 और योकाई जनरल्स आगे होते हैं और बहुत ज्यादा और भी आ रहे होते हैं, 2 से भी ज्यादा। जू क्वानिंग बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो फिर योकाई जनरल जो होता है वो कांटे को लूजंग के आर पार लगा ही होता है करने। तभी एक पीछे से मूव आता है और उसके सिर के आर पार हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे आसमान में बड़ी ज्यादा स्पोर्ट फॉर्म हो गई होती है किसी के की से, और वो नीचे की तरफ बरस रही होती है और सभी योकाई जनरल्स को और योकाई को मार देती है। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि तलवार के ऊपर उड़ रहा होता है आसमान में। तो जू क्वानिंग बोल रही होती है कि सेकंड अंकल। फिर वो इंसान नीचे उतरता अपनी तलवार से और बोलता है क्वानिंग तुम ठीक हो गया। तो फिर हमें बताया जाता है वो स्लोपी स्पोर्ट सेंट है और जिसका नाम है जू फेंग हांग। तो क्वान बोल रही होती है कि सेकंड अंकल मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हें इससे बचाना पड़ेगा। फिर जूफी नीचे की तरफ झुकता है और बोलता है कि इसके इंटरनल ऑर्गन बड़ी ज्यादा डैमेज हो गई है, जिसके मेरिडियंस है वो भी बड़ी ज्यादा डैमेज हो गए हैं। क्वानिंग वो बच्चा क्या लगता है तुम्हारा? तो क्वानिंग बोल रही होती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे बचाना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो जोफी यांग बोलते हैं हाँ मैं बचा ही लूंगा उसको, वो तो है, पर इसको बचाने के लिए बड़ा ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा मुझे, और ये डिपेंड करता है ये है कौन, अगर मेरे को इसको बचाना होगा कि नहीं, इसलिए। तो क्वानिंग बोलती है कि इसने मुझे बचाया अपनी जिंदगी को देके, इसको इतना ज्यादा डैमेज इसीलिए पड़ा क्योंकि मेरे को बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो फिर जोफी यांग एक निडल को लूजंग के सिर में लगा देता है फोरहेड पे। तो फिर हमें बताया जाता है कि गोल्डन निडल जू फैमिली जो है वो अपने येन यांग गोल्डन निडल्स की वजह से फेमस है। ये जो निडल्स होती हैं ये तो ऐसे मेनली वेपन्स की तरह यूज करती हैं जो कि बड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनका एक और यूज होता है कि ये किसी की भी जिंदगी को बचा सकती हैं, ये मेडिसिनल यूज में भी यूज होती हैं। जोफी यांग बोलता है मैं पहले अपने निडल्स को यूज करता हूँ इसकी जो स्टेट है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ी देर के लिए। हम इसे पूरी तरह से तभी हील कर पाएंगे अगर हम इसे इंपीरियल सिटी में लेके जाएंगे। तो फिर जोफी यांग उसके शरीर से वो कांटे निकाल देता है। क्वानिंग बोलती है कि सेकंड अंकल मेरे जो बाकी साथी हैं वो भी जंगल में फंसे हुए हैं। जोफी यांग बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंसिडेंट बड़ा ज्यादा खतरनाक था इसलिए उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और इंपीरियल सिटी में भेज दिया गया। तो क्वानिंग बोलते सेकंड अंकल ये इंसिडेंट इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया, क्या कोई चक्कर था क्या इसके पीछे, क्या रीजन है क्या इसके पीछे कोई? जोफी यांग बोलता है ये प्रॉब्लम हुई है इंपीरियल सिटी में, जो हेवन और अर्थ टावर था वो गिर गया है और जो इंपीरियल आर्मी है वो भी स्टेशन हो गई है इंपीरियल सिटी पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर बोलते हैं चलो हम वापस चलते हैं पहले। फिर क्वानिंग और जोफी यांग चल पड़ते हैं इंपीरियल सिटी की तरफ। इंपीरियल सिटी के बाहर वो खड़े होते हैं और वहाँ पे गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि जर्नल जब भी तुम सिटी में एंटर करोगे तुम्हें अपना जेड बैज शो करना पड़ेगा क्योंकि हमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जोफी यांग अपना आइडेंटिटी बैज उस गार्ड को देता है और वो गेट्स खोल देते हैं इंपीरियल सिटी के। तो फिर लूजंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है कि मेरे सेकंड अंकल ने तुम्हारे निडल्स को बाहर निकाल दिया और तुम्हारी इंजरीज को हील कर दिया और तुम्हें फिर भी कुछ और दिन का रेस्ट करना पड़ेगा। तो लूजंग उस आवाज की तरफ देखता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है, वो वही लड़की होती है जिसका नाम होता है जू क्वानिंग। वो बड़ी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अच्छा ठीक है ये मैंने खुद से बोला है। वो बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, तो सुंदर इसलिए। कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ तो स्टोरी कंटिन्यू होती है। लूजंग बोलते है कि तुम कौन हो? जू क्वानिंग। और मैं यहाँ पे कैसे आ गया? भाई इससे पहचानी नहीं जा रही। जू क्वानिंग बोलती है कि तुम मुझे क्वानिंग ही बोल सकते हो और ये व्हाइट इंपीरियल सिटी है। तो लूजंग बोल रहा होता है व्हाइट इंपीरियल सिटी। फिर वो बाहर की तरफ देखता है। फिर वो बोलता है कि ये क्या डायमेंशनल गेट है दो रेसिस के बीच में, मतलब ये जो गेट होता है ये दो दुनिया को जोड़ रहा होता है आपस में, एक मॉन्स्टर वाली दुनिया को और एक अर्थ को। तो क्वानिंग बोलती है कि हाँ इस बार जो है डीमन रेस ने वो 4 डीमन किंग्स को भेजा हमसे लड़ने के लिए और हेवन और अर्थ टावर पहले से टूट गया है, इसीलिए पहले से बड़े ज्यादा डीमन आ चुके हैं फॉरेस्ट में। तो लूजंग बोल रहा है हम तो उस फॉरेस्ट से बाहर आ गए पर बाकी डिस्पर्स का क्या हुआ? तो क्वानिंग बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया, मैं उन सभी को लाऊंगी तुमसे मिलने के लिए थोड़ी देर में। तो फिर लूजंग बाहर की तरफ चल पड़ता है क्वानिंग के साथ और वहाँ पे हुटियान होता है जो कि इनर डिसिपल है स्काईवन पीक का। वो बोल रहा होता है कि ब्रदर लूजंग मैंने सुना था कि तुम बड़े ज्यादा इंजर हो गए थे उस मिशन में, ये सब मेरी गलती है, मैं आया नहीं तुम्हें हेल्प करने के लिए, मुझे माफ कर दो। लूजंग बाकियों को भी देख रहा होता है, बाकी डिस्पर्स को भी देख रहा होता है। तो फिर लूजंग और बाकी डिस्पर्स बैठ जाते हैं, बात करने लग पड़ते हैं एक दूसरे से। तभी एकदम से अर्थक्वेक आने लग पड़ता है और बड़ी ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, बड़ी ज्यादा नॉइसेस फैल रही होती हैं। तो लूजंग बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से और मेरी इंजरीज भी हील हो चुकी हैं। क्वानिंग बोल रही होती है डीमंस अटैक कर रहे हैं सिटी के ऊपर। तो गाइस अटैक कर रहे हैं सिटी के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जो मौसम होता है वो बिल्कुल
बिल्कुल काला हो गया होता है और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो फ्लाइंग टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं और वो तीर फेंक रहे होते हैं सोल्जर्स और पीपल की तरफ। तो सोल्जर काउंटर अटैक करने के लिए अपने वेपन्स को लेके आते हैं और एरोस को शूट करते हैं उन मॉन्स्टर्स की तरफ को। लू जेंग भी अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज कर रहा होता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और हुआ टियानमिंग भी अपना ओरा यूज कर रहा होता है। वो ऐसे हवा में अपनी स्वॉर्ड को हिला रहा होता है जिससे मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो होते हैं वो डीमंस रिट्रीट कर जाते हैं और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मर गए होते हैं। जू क्वानिंग बोल रही होती है जो डीमंस है वो तो भाग गए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अटैक सिर्फ हमारे डिफेंसेस को देखने के लिए था। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं और हमारे डिफेंसेस कितने ज्यादा पावरफुल है। हुआ टियानमिंग भी बोलता है कि जब डीमंस अटैक कर रहे थे सिटी के ऊपर तो एम्परर को हमारे सर्वाइवल की कोई चिंता नहीं थी, उसके लिए तो हम मर भी जाएं तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने सेट की तरफ चल जाना चाहिए, जितना हम जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी। तो एक डिसिपल बोलता है हाँ हमें जल्दी से रास्ता फाइंड करना चाहिए जहाँ से हम डीमंस को अवॉइड करके पहुंच सके अपने सेक्ट में। लू जेंग भी बोल रहा होता है हाँ। तो एक इंसान आता है और बोलता है कि बाकी किंगडम सेक्ट के डिसिपल्स तो वहां से जा सकते हैं, तो लू जेंग के पास कोई भी राइट्स नहीं है यहाँ से लीव करने के लिए। तो हमें पता लगता है वो इंसान होता है ज्यूगे किंगडम जो कि ज्यूगे फैमिली का एल्डेस्ट सन है और मिलिट्री एडवाइजर है इंपीरियल आर्मी में। वो बोलता है कि मैं ज्यूगे किंगडम और एक मिलिट्री एडवाइजर हूँ आर्मी में, तुमने बड़े ज्यादा पीपल्स को ऑफेंड किया ज्यूगे फैमिली में, अब सोचो मत यहाँ से तुम जा सकते हो जिंदा। तो फिर बाकी डिसिपल्स भी लू जेंग के पीछे खड़े हो जाते हैं उसको सपोर्ट दिखाने के लिए। तो ज्यूगे किंगडम बोलते हैं कि तुम इसकी साइड में क्यों खड़े हो रहे हो, तुम्हें मरने की कोई चिंता नहीं है क्या? तो हुआ टियानमिंग बोलता है हम किंगडम सेक्ट के डिसिपल्स हैं, हम ज्यादा भूखे नहीं है जीने के लिए और हमें डर भी नहीं लगता डेथ से। तुम क्या सोच रहे हो, तुम मिलिट्री एडवाइजर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ज्यूगे किंगडम बोलता है कि तुमने अभी बोला कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो व्हाइट इंपीरियल सिटी से, मैं तुम लोगों को बाहर भेज सकता हूँ। तो बाकी डिसिपल्स डिस्कस करने लग पड़ते हैं आपस में। तभी जो मैग्निफिसेंट ड्रैगन होता है वो लू जेंग के साइड से निकल के ज्यूगे किंगडम की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। ज्यूगे किंगडम तो साइड हो जाता है पर उसके साइड की बिल्डिंग टूट जाती है पूरी तरह से। वो बोलता है कि मैग्निफिसेंट ड्रैगन, और फिर वो जू क्वानिन की तरफ देखता है और बोलता है तुम तो जू फैमिली से हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम जू फैमिली से हो कि नहीं, आज के दिन तुम सभी मारे जाओगे यहाँ पे। फिर ज्यूगे किंगडम बोलता है कि मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि तुम में से कोई डीमन है, अगर तुम में से कोई भी रेजिस्ट करेगा वो मारा जाएगा। और वो लू जेंग की तरफ नाइफ्स का अटैक कर रहा होता है जो कि उसने अपने की से फॉर्म किए होते हैं, पर उन नाइफ से लू जेंग को कुछ नहीं हो रहा होता है। फिर लू जेंग एक नाइफ को अपने हाथ से तोड़ देता है तो वो पीछे की तरफ भागता है। लू जेंग उसकी तरफ अपने फ्लाइंग नाइफ का अटैक यूज करने लगा होता है। तभी ज्यूगे किंगडम अपना एक ट्रेजर यूज करता है जिससे एक आर्मर अरीड सोल्जर फॉर्म हो जाता है और वो सोल्जर लू जेंग की तरफ अपना स्वॉर्ड का अटैक करता है। तो लू जेंग उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और उसका पूरा शरीर फट जाता है। ज्यूगे किंगडम सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये भी फेल हो जाएगा। फिर वो अपने एक कोड ट्रेजर से एक बैरियर क्रिएट करता है अपने अराउंड। लू जेंग अपने आप को पूरी तरह से डिमोनिक की से कोड कर लेता है और अपनी फिस्ट को भी, और वो उस बैरियर को पंच मारता है, उस पर थोड़ा सा डंट पड़ता है, वो फिर से ठीक हो जाता है पर बैरियर। तो ज्यूगे किंगडम बोलता है इस ट्रेजर का नाम डिवाइन लाइट स्प्लिटिंग मिरर है, अगर कोई मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर भी इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में, पर वो भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता इसको। तो लू जेंग फिर अपने हाथ को डिमोनिक की से कोड कर लेता है और उस शील्ड के ऊपर अपना हाथ रख देता है। वो शील्ड उस ट्रेजर की को खाने लग पड़ती है और जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। ज्यूगे किंगडम बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है लू जेंग, ये व्हाइट इंपीरियल सिटी है, अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे तो तुम पूरी आर्मी को अपना एनिमी बना दोगे इंपीरियल आर्मी के। लू जेंग बोलता है अच्छा, और ज्यूगे किंगडम को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उठा देता है और बोलता है कि तुम एक सिर्फ इनसिग्निफिकेंट मिलिटरी एडवाइजर हो, तुम इंपीरियल आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो क्या? वो डर के मारे बोल रहा होता है कि मेरा सरनेम ज्यूगे है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम पूरे ज्यूगे फैमिली को अपना एनिमी बना दोगे, तुम्हें वो कैप्चर कर लेंगे और मार देंगे। तो लू जेंग बोलता है तुम्हारी ज्यूगे फैमिली, तुम सिर्फ मुझे डरा ही सकते हो अपने फैमिली नेम से, और तुम्हारे पास और भी क्या रियल एबिलिटी? ज्यूगे किंगडम बोलता है ऑफ कोर्स हमारे पास है एबिलिटी तुम्हें मारने की। फिर वो एक सील टाइप को लू जेंग के हाथ पे प्लेस कर देता है। फिर हमें पता लगता है वो ब्लू लाइटनिंग इंस्क्रिप्शन है ज्यूगे फैमिली का सीक्रेट वेपन जो कि एनिमी की मसल्स को नम कर देता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। फिर वो लू जेंग की तरफ अपने नाइफ से अटैक करने लगा होता है उसकी गर्दन को काटने के लिए। तो लू जेंग उसकी तरफ स्पिरिट थ्रोन अटैक कर देता है यूज, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के चिल्लाने लग पड़ता है जोर जोर से। फिर लू जेंग उसी नाइफ को उठाता है ज्यूगे किंगडम की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। तभी हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि रुक जाओ, अगर तुम इंपीरियल आर्मी के मिलिट्री एडवाइजर को हार्म करोगे तो तुम पूरी फैंटियन एम्पायर को अपना एनिमी बना दोगे। फिर हमें पता लगता है वो बंदा ज़ूमू है जो कि इंपीरियल जर्नल है और मैजिक इल्यूजन मिरर यूजर है। लू जेंग बोलता है एक और आ गया जो क्लेम करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरी एम्पायर को। लू जेंग उसकी एक नहीं सुनता और वो शॉर्ट स्वॉर्ड होती है ज्यूगे किंगडम की, उसको उसके हर्ट पे मार देता है और ज्यूगे किंगडम तभी मर जाता है। तो ज़ूमू अपना ड्रैगन अटैक करता है उसके ऊपर लू जेंग के ऊपर और बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे मेरे हाथों से। तभी पीछे से आवाज आती है, बोलती है कि लू जेंग नीचे झुक जाओ। तो आवाज जू क्वानिंग की होती है और वो अपना मैग्निफिसेंट ड्रैगन ज़ूमू के ड्रैगन की तरफ भेज देता है। दोनों ड्रैगन आपस में टकराते हैं और बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन की लाइट बड़ी ज्यादा खतरनाक होती है तो डिसिपल्स अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ आगे रख लेते हैं अपनी आंखों के। लू जेंग बिल्कुल क्लोज होता है एक्सप्लोजन के तो वो डैमेज लेता है थोड़ा सा और अपने मुंह से खून फेंक देता है। तो उस एक्सप्लोजन से ज़ूमू बाहर आ रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम जू फैमिली से भी होगे फिर भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इस मैटर के ऊपर, तुमने ज्यूगे किंगडम को क्यों मारा है। लू जेंग बोलता है ज्यूगे किंगडम का ब्लेड बिल्कुल मेरे गले के पास पहुंच गया था, वो मेरे गले को काटने लगा था कि इसके लिए मैं जवाब भी नहीं दूं, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है और मैं सेम ही उसके साथ नहीं कर सकता। तो ज़ूमू बोलता है कि हमने हर बार व्हाइट इंपीरियल सिटी को गार्ड किया है, हम हमेशा डिसिप्लिन होते हैं और हमारे रूल्स बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर ज्यूगे किंगडम तुम्हें मारना चाहता है तो इसके पास बड़ा अच्छा रीजन होगा तुम्हें मारने के लिए। तो लू जेंग हंसते हुए बोलते तुम इतने ज्यादा बेशर्म कैसे हो, अगर तुम ऐसे सोचते हो और ऐसे चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूं तुम्हें, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर भी दूंगा तुम फिर भी मुझे मारना चाहोगे। तो ज़ूमू अपने ड्रैगन फिर से लू जेंग की तरफ भेजता है और बोलता है सच्ची तो अब तुम मरो जाके। जू क्वानिंग भी बोल रही होती है कि जो मैग्निफिसेंट ड्रैगन होता है उसके सारे मूव्स यूज हो चुके हैं हुआ टियानमिंग को, और बोलती है उसे कि जाओ लू जेंग की हेल्प करो। हुआ टियानमिंग बोल रहा होता है कि लू जेंग ऐसा चाहता है, शायद वो अपनी पावर पे रिलाई करना चाहता है इस फाइट के लिए। फिर लू जेंग अपने हाथों को डिमोनिक की से कोड कर लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ लड़ो मुझसे। वो ड्रैगन की तरफ अपना स्काई डीमन गॉड फिस्ट वर्ल्ड शेकिंग डीमन पंच को यूज करता है और जो डिमोनिक की होती है वो उस ड्रैगन की तरफ उड़ने लग पड़ती है। वो ड्रैगन उस डिमोनिक की को खा जाता है। ज़ूमू हंस रहा होता है, जो ड्रैगन होता है वो बिल्कुल लू जेंग के मुंह के सामने आ जाता है। वो टियानमिंग सोच रहा होता है कि लू जेंग के पास और कोई मूव्स नहीं है और वो खतरे में है, इसलिए हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था ज़ूमू लू जेंग की तरफ अपने ड्रैगन का अटैक कर रहा होता है। लू जेंग के अटैक से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। तो चैप्टर नंबर 18 की स्टार्टिंग होती है, तभी जो ड्रैगन होता है उस पर कुछ
कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और जो उसकी डिमोनिक की होती है वो उस पूरे ड्रैगन को कवर कर लेती है और जो उसका पूरा ड्रैगन होता है वो डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। ज़ूमो बोलता है कि इस बदतमीज बच्चे ने क्या कर दिया। तो लुजेंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है और उस ड्रैगन पे अपना कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। फिर थोड़े टाइम के बाद जो ड्रैगन होता है वो लुजेंग को सराउंड कर लेता है पूरी तरह से। लुजेंग बोलता है कि मैंने ऐसे सोचा था, हाँ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बाकी डिस्पल्स भी हैरान हो जाते हैं ये कैसे पॉसिबल है, ये इसने कैसे किया। वो टैनमिंग भी बोल रहा होता है कि इसके पास बड़ी ज्यादा यूनिक की है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मेरी की ऑलमोस्ट सारी यूज हो चुकी है। फिर लुजेंग उस ड्रैगन को ऑर्डर करता है और बोलता है कि मेरे लिए एक रास्ता क्रिएट करो। तो वो ड्रैगन ज़ूमो की तरफ आ रहा होता है और ज़ूमो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अपने हाथ को ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर लेता है और फिर से अपना ड्रैगन मूव लुजेंग के ड्रैगन की तरफ भेजता है। लुजेंग का डिमोनिक ड्रैगन और ज़ूमो का ड्रैगन आपस में फाइट करते हैं। ज़ूमो का ड्रैगन लुजेंग के ड्रैगन को फाड़ देता है। तो ज़ूमो बोलता है कि एक फेक हमेशा फेक ही रहेगा, अगर वो रियल थिंग से फाइट करेगा तो वो हार जाएगा और हमें सच पता लग जाएगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद जो ज़ूमो का ड्रैगन होता है उस पर चेंजेस आने लग पड़ते हैं और जो मरे हुए ड्रैगन की होती है डिमोनिक, वो ज़ूमो के नए ड्रैगन को भी खाने लग पड़ती है और ज़ूमो का नया ड्रैगन भी लुजेंग के डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। लुजेंग बोलता है तुम एक बार फेल हो चुके हो पर तुमने अभी भी अपना लेसन लर्न नहीं किया, तुम्हें पता नहीं लगा कि मेरी की क्या कर रही है तुम्हारी की के साथ। तो ज़ूमो सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो लुजेंग का डिमोनिक ड्रैगन ज़ूमो की तरफ आ रहा होता है पर जो ज़ूमो होता है वो द्वारा अपना ड्रैगन लुजेंग के ड्रैगन की तरफ भेज देता है। ज़ू कॉर्निंग बोल रही होती है कि इंपीरियल जनरल की इंटेलिजेंस तो बड़ी ज्यादा खतरनाक है, इसको एक बार समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो वो टैनमिंग भी बोल रहा होता है क्या ये इतनी ज्यादा जल्दी में था कि अपना ये दिमाग लाना ही भूल गया इस लड़ाई में। तो फिर वो सेम चीज होती है पहले जैसे हुई थी। जो ज़ूमो का ड्रैगन होता है वो डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। ज़ूमो बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ क्या, मैं अगर बात को जाने देता तो ऐसे सीन में नहीं पड़ता मैं ज़ू के, क्योंकि उनकी डेथ के बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहा था। तो ज़ूमो को एक क्यूब जैसा होता है वो सराउंड कर लेता है और जो ड्रैगन होता है वो उसको अटैक नहीं कर पा रहा होता है। ज़ूमो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी डिसिपल्स भी हैरान हो जाते हैं। वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज है, वहाँ पे देखो ऊपर। तो हमें ऊपर दिखाई देता है कि एक लड़की आ गई होती है और ज़ूमो सोच रहा था ये वही नहीं है। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं ये तो वही लेजेंडरी युनलुओ है, ये तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ज़ू कॉर्निंग बोल रही होती है जेलस करके कि इसमें इतना ज्यादा अच्छा है क्या कि प्रिटी है, वो उसके पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो बस सुंदर ही दिखती है। तो युनलुओ नीचे की तरफ आ रही होती है। फिर हमें पता लगता है कि उसका नाम स्लॉटर मेडन युनलुओ है। वो लुजेंग की तरफ आती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लुजेंग बोलता है मेरा नाम लुजेंग है। फिर युनलुओ ज़ूमो को बोलती है कि उसकी जो की है उसके पास एक यूनिक फीचर है जो कि दूसरों की को डिवोवर करती है, खाती है। ये शेम की बात है कि वो सिर्फ अभी हाफ स्टेप स्काई रेलम में है, इसको पहले हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम बोलते थे। इसकी स्किल को ब्रेक करना बड़ा ज्यादा आसान था। जिस कल्टीवेशन लेवल पे ये है उस कल्टीवेशन लेवल पे 5 गोल्डन ड्रैगन को लंबे टाइम के लिए कंट्रोल करना बड़ा ज्यादा मुश्किल था। अगर तुम सिर्फ डोज करते इसे तो ये उसको ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता। चलो इस बात को छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई टाइम नहीं है और कोई रीजन नहीं है इस बात को डिस्कस करने का। ज़ूम बोलता है कि मुझे बड़ी ज्यादा शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दो। युनलुओ बोलती है कि व्हाइट इंपीरियल सिटी में जो पनिशमेंट है इंपीरियल आर्मी को ऑफेंड करने की वो डेथ है। चूज करो कि तुम कैसे मरना चाहते हो, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट कर दूंगी मरने के लिए। लुजेंग बड़ा ज्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है तब लुजेंग के सिर के ऊपर एक क्यूब जैसा फॉर्म हो जाता है जो कि यून का अटैक होता है। वो बॉक्स उसकी तरफ गिरने लगता है पर लुजेंग उसे डोज कर लेता है। लुजेंग बोलता है ये तो कम्प्लीटली अनफेयर है, उसने मुझे पहले तंग किया था, अगर उसने मुझे तंग नहीं किया तो मैं उसे क्यों मारता, ये सारी उसकी गलती है। यून बोलती है कि मेरी आइज में कोई इनजस्टिस या जस्टिस नहीं होती है, मेरी आइज में सिर्फ मिलिट्री लॉ होता है। फिर वो बड़ा ज्यादा क्यूब फॉर्म कर लेती है आसमान में और लुजेंग की तरफ उन्हें थ्रो करने लग पड़ती है। लुजेंग डोज कर रहा होता है बड़ी मुश्किल से पर एक क्यूब में वो ट्रैप हो जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये क्या चीज है, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है उससे बाहर निकलने की। वो पंच कर रहा होता है, अपनी की को यूज कर रहा होता है जो कि डिमोनिक की है और वो डिवोवर स्किल को भी यूज कर रहा होता है उस की को खाने के लिए। ब्रोकन फ्लाइंग नाइफ को भी यूज कर रहा होता है पर वो क्यूब नहीं टूट रहा होता है। फिर यून अपनी नीचे एक नीडल टाइप बड़ी सी क्रिएट करती है और बोलती है कि तुम्हारे अटैक्स यूजलेस है, तुम मेरी एन्चेंटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते हो, अगर तुमने चूज नहीं किया तुम किस तरीके से मरना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर वो उस नीडल को लुजेंग की तरफ भेज रही होती है क्यूब के अंदर। लुजेंग उसे बड़ी मुश्किल से डोज करता है और बोलता है कि बदतमीज लड़की। यून बड़े ज्यादा खतरनाक इमोशनलेस तरीके से लुजेंग की तरफ देख रही होती है। फिर यून अपनी की से बड़े ज्यादा स्लेट्स टाइप क्रिएट कर लेती है। लुजेंग बोल रहा होता है ब्रदर हुआ, तब जो हुआ टैनमिंग होता है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है उस क्यूब के और बोलता है कि रुक जाओ, पर यून नहीं रुक रही होती है, वो अटैक करने लगी होती है। तभी हुआ टैनमिंग अपनी की को रिलीज करता है अपनी सोर्ड से और ब्लड एक्लिप्स सोर्ड का मूव यूज करता है जिसकी वजह से जो यून का अटैक होता है वो फेल हो जाता है और जो उसके शार्ड्स होते हैं की के यून के उनको तोड़ देता है। वो यून बोल रही होती है जो ऑफेंडर की हेल्प करेगा उसको भी सेम क्राइम से जज किया जाएगा, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों साथ में मर जाते हो। तभी यून हुआ टैनमिंग की तरफ भी अटैक कर देती है और उसे एक क्यूब में बंद कर देती है जिसका नाम होता है ब्लड प्रेजेंट एन्चेंटमेंट जो कि मर्डरस ब्लड की से बना होता है और किसी बंदे का दिमाग को वो अफेक्ट कर सकता है और उनकी लाइफ एसेंस को ड्रेन कर सकता है। कुछ ही टाइम इस क्यूब में रहने से बंदा मर जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था यून हुआ टैनमिंग को एक क्यूब में बंद कर देती है जिसका नाम होता है ब्लड प्रेजेंट एन्चेंटमेंट। तो चैप्टर नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है। हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है कि एन्चेंटमेंट तो ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ एसेंस को ड्रेन कर रही है, पर ये जो इसकी किलिंग एनर्जी है मेरे को बड़ी ज्यादा फैमिलियर लग रही है। ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसकी किलिंग एनर्जी बिल्कुल सिमिलर है मेरे ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड की तरह। तो फिर अपनी ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड को यूज करता है और उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है। यून हुआ टैनमिंग की तरफ अटैक करने लगती है तब पीछे से एक आवाज आती है जो बोलती है रुक जाओ एक मिनट यून। फिर यून बोलती है क्या बात है। फिर हमें पता लगता है वो आवाज स्वॉर्ड सेंट की होती है। वो बोलता है कि लुजेंग का तो दिमाग ही खराब रहता है हमेशा, उसको किसने बोला था कि स्लॉटर मेडन से पंगा लेना और उसे प्रोवोक करना है। स्वॉर्ड सेंट बोलता है यून तुम्हें मिलिट्री लॉज का तो पता ही होगा, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको तो मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाना चाहिए जज करने के लिए, तुम कौन होते हैं उनकी फेट को डिसाइड करने वाली। तो यून सोचती है फिर बोलती है हाँ तुम सही हो। वो टैनमिंग बोलता है लुजेंग ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे मिलिट्री कोर्ट में क्यों भेजा जाएगा। लुजेंग उस क्यूब के अंदर से बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक रहूंगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मैटर ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे तो, और तुम्हारे लिए इससे भी इंपॉर्टेंट काम है कि तुम किंग इंसेक्ट के डिसिपल्स को सेफ्टी की तरफ लेके जाओ। तो ज़ू कॉर्निंग भी बोलती है कि मार्शल ब्रदर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे सेकंड अंकल भी लुजेंग की हेल्प करेंगे। तो वो टैनमिंग बाकी डिसिपल्स के साथ चल पड़ता है। ज़ू कॉर्निंग बोल रही होती है अपना ध्यान रखना। स्वॉर्ड सेंट बोल रहा होता है कि लुजेंग को मुझे दे दो, मैं उसे मिलिट्री कोर्ट में ले जाऊंगा और सीन को सेटल कर दूंगा। तो यून बोलती है मेरे पास इतना टाइम नहीं और मिलिट्री कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं है, डीमंस अटैक कर रहे हैं और प्रेशर कर रहे हैं आर्मी को, इसलिए मैं जाती हूँ। स्वॉर्ड सेंट बोल रहा होता है कि ओए पीछे वापस आ जाओ। तो फिर हमें यून का घर दिखाया जाता है जहाँ पे यून
होती है जो कि लूजेंग को भी अपने साथ ले आई होती है। लूजेंग बोल रहा था कि तुम इतनी ज्यादा घबरा गई है कि मैं भाग जाऊंगा, कि तुम मेरे को यहाँ पे ले आई हो। तो लूजेंग बोर्ड को पढ़ता और वहाँ पे लिखा होता है बाथिंग प्लेस। तो लूजेंग सोच रहा था कि इस लड़की को जेंडर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा जरा भी, जो मेरे को यहाँ पे ले आई है। तो वो लूजेंग के सामने कपड़े खोल देती है और वो सीन में दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। तो लूजेंग अपना हाथ रख देता है अपनी आंखों के ऊपर, पर एक तरफ से देख रहा होता है भाई बड़ा बेतमीज और बेशर्म आदमी है। फिर यून नहाने के लिए चली जाती है। लूजेंग को उसकी पीठ के ऊपर बड़े ज्यादा निशान दिखाई दे रहे होते हैं। तो लूजेंग सोच रहा होता है कि स्कार्स इस लड़की के साथ क्या क्या गुजरा है। फिर कुछ टाइम के बाद वो नहा के बाहर आ जाती है और अपने कपड़े वापस पहन लेती है। लूजेंग फिर आंखें खोल देता है, बांधी कहाँ की थी वैसे इसने। तो फिर यून उसे मिलिट्री कोर्ट में लेके चल जाती है और वहाँ पे जो बैठे होते हैं मेंबर्स वो बोल रहे होते हैं ये कौन है। अब एक बोल रहा होता है कि यून तुम गेस्ट को क्यों ले आए हो इस मीटिंग के टाइम। तो वहाँ पे ज़ूमो भी होता है जो कि लूजेंग को देख रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है जिंग टियानशु जो कि आर्मी कमांडर है। जिंग बोलता है कि यून लो अब क्या मैटर हो गया, जो पर्सन है तुम्हारे पीछे उसका क्या केस है। यून बोलती है कि ये क्रिमिनल है, इसने आज के दिन जियो के किंग को मार दिया और जियो को भी मार ही दिया था ऑलमोस्ट। जिंग बोलता है कि ऐसा भी हुआ था कुछ क्या आज। जो मेंबर्स होते हैं मिलिट्री कोर्ट के वो आपस में बात करने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि जियो के किंग मारा गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिन बोलती है हाँ अगर मैंने इंटरफेयर नहीं किया तो जूमू भी अभी मर गया होता। और जो जूफी हांग है वो विटनेस है इस चीज के लिए, जो कि स्वॉर्ड सेंट है। जिंग बोलते जो पहले हुआ वो हो गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे हाथ में। जो डीमंस है उन्होंने 4 डीमन किंग्स को भेजा सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, और ऐसा नहीं कर सकती तुम कि तुम इसे बैटल में अपने साथ ले जाओ। यून बोलती अच्छा। फिर सिटी के सिक्योरिटी अलार्म बज पड़ते हैं और जिंग बोलता है कि ये तो बड़ी ज्यादा इंटेंस डिमोनिक की है, चलो सभी अटैक करने के लिए जाते हैं और बैटल के लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर वो सभी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है अब भी टाइम है, मैं बाहर निकल सकता हूँ। फिर लूजेंग उस क्यूब से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो क्यूब पलट जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी यून वहाँ पे आ जाती है और लूजेंग बड़ा ज्यादा चौंक जाता है। यून बोलती है मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी तुम्हारे बारे में, तुम ऐसे नहीं भाग सकते जब तक तुम प्रॉपर्ली जज हो जाओ और पनिशमेंट मिल जाए तुम्हें। लूजेंग आवाजें डाल रहा होता है पर यून एक नहीं सुन रही होती है। फिर सभी मेंबर्स होते हैं कोर्ट के सोल्जर्स होते हैं वो हवा में होते हैं डीमंस के साथ फाइट करने के लिए। यून भी वहाँ पे होती है, लूजेंग भी वहीं पे होता है उस क्यूब के अंदर यून के पीछे। लूजेंग सोच रहा था कि अगर मेरे को सिर्फ एक चांस मिल जाए एस्केप करने का तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। यून को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है हर तरफ से। फिर यून छोटे छोटे से क्यूब्स टाइप तैयार करती है और उन मॉन्स्टर्स की तरफ भेज देती है और वो मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बचता, वो पूरी तरह से मर जाते हैं। लूजेंग सोच रहा था कि मेरी इतनी ज्यादा गंदी किस्मत क्यों है, इतने ज्यादा लोगों में मैंने यून को क्यों ऑफेंड किया। फिर लूजेंग को एक पावरफुल डिमोनिक की महसूस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 4 डिमोनिक किंग्स आगे होते हैं तो उनके सामने मिलिट्री कोर्ट के मेंबर्स भी खड़े होते हैं। तभी जिंग बोलता है कि डिमोनिक किंग्स मेरी बात सुनो, व्हाइट इंपीरियल सिटी जो है वो फांटियान एम्पायर के बॉर्डर्स को डिफेंड करती है और पिछले 1000 सालों से हम कभी भी फेल नहीं हुए हैं अपनी एम्पायर को डिफेंड करने से, वो भी एनिमीज के अटैक्स के खिलाफ। और तुम अपनी सिचुएशंस को समझते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो उनमें से एक डीमन किंग हंसते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटीज है हमें रिट्रीट कराने की, दम है तुम्हारे पास तो हमें भगा के बताओ। तो फिर वो हंसता है और अपनी स्पीड को दिखाता है। वो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है। वो इतनी जल्दी वहाँ से भागता है कि हमें सिर्फ ब्लड दिखाई देता है और एकदम से एक जो होता है मेंबर होता है कोर्ट का उसके सिर के ऊपर आ जाता है और बड़े ज्यादा कांटों को नीचे की तरफ फेंकता है जो कि उस कोर्ट के मेंबर के शरीर के आर पार हो जाते हैं और वो तभी मर जाता है। तो बाकी कोर्ट के मेंबर भी बोल रहे होते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो यून की तरफ देख रहा होता है डीमन किंग। तभी वो डीमन किंग अपनी पिछली जगह से फिर से टेलीपोर्ट होता है, मतलब इतनी स्पीड से मूव करता है कि वहाँ पे ब्लड दिखाई देता है और बिल्कुल यून के सामने खड़े हो जाता है। यून उसकी तरफ अटैक करने लगी होती है अपने पेपर जैसे मूव से। यून उसकी तरफ अटैक करने लगी होती है अपनी की से, पर जो डीमन किंग होता है वो हंसते हुए आगे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम मर जाओगी। और जिसका पंजा होता है वो प्रीवियस चैप्टर में देखा था एक डीमन किंग यून की तरफ अटैक करने लगा होता है, उसका हाथ बिल्कुल यून के मुंह के सामने पहुंच जाता है। पर जो यून की होती है जिनसे क्रिस्टल टाइप फॉर्म हुए होते हैं वो बिल्कुल उसके हाथ को सराउंड कर रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है। जो उसके की के शार्ड्स होते हैं यून के वो उस डीमन किंग के हाथ को पूरी तरह से कट कर देते हैं। वो डीमन किंग बड़े जोर से चिल्लाता है और जो यून होती है वो उसके हाथ को एक क्यूब में बंद कर देती है। डीमन किंग अपने हाथ को लेने के लिए जा रहा होता है पर जो यून होती है उस क्यूब को पीछे की तरफ बुला लेती है, क्योंकि अगर वो एक बार अपने हाथ को पालेगा तो वो रीजनरेट कर सकता है अपने हाथ को, मतलब वो एक बार अपने हाथ को पालेगा तो वो चिपका सकता है अपने हाथ को द्वारा अपने बॉडी से। तो फिर यून उस हाथ को अपने क्यूब के अंदर ही पीसेस में कट कर देती है। तो वो डीमन किंग बड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इंसानी लड़की मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगा और जिंदा ही खा जाऊंगा, तुम्हारी मैं हड्डियों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो यून बोलती है कि हड्डियों को खाना, तुम डीमन किंग नहीं हो क्या, तुम एक कुत्ते हो। तो फिर डीमन किंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है ब्लैक कलर के और अपने हाथ को रीजनरेट कर देता है पूरी तरह से और हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे हाथों को काटना चाहते हो, तुम्हारी ट्राई अच्छी थी पर तुम मुझे रोक नहीं सकते इस छोटी सी चीज की वजह से। और वो बोलता है कि चलो साथियों सब मिलकर अटैक करते हैं इसके ऊपर और इन इंसानों को टुकड़ों में कर देते हैं। तो जिंग बोलता है कि चलो प्रिपेयर करते हैं फाइट के लिए। फिर वो अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है जो कि एक हैमर की तरह होता है बड़ा सा, जिससे गोल्डन ओरा रिलीज हो रहा होता है। और जैसे वो अपने हैमर को ऊपर की तरफ उठाता है तो उसकी की से एक बड़ा सा इंसान फॉर्म हो जाता है जिसके दोनों हाथों में हैमर्स होते हैं। और वैसे बाकी के जो होते हैं मेंबर्स होते हैं कोर्ट के वो भी ऐसा ही करते हैं। तो एक कोर्ट के मेंबर की जो होती है वो एक डीमन जैसा फॉर्म कर लेती है, तो एक जो स्वॉर्ड सेंट की होती है वो एक बड़ी सी तलवार फॉर्म कर लेती है और एक और होता है कोर्ट का मेंबर जिसकी की से ड्रैगन फॉर्म हो जाता है। तो उनमें से एक डीमन होता है वो बड़े फास्ट तरीके से उन सभी कोर्ट के मेंबर से भाग के आगे की तरफ आ रहा होता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो वो होता है डीमन किंग वो यून के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है पर यून से डोज कर रही होती है और अपनी की से शील्ड्स तैयार कर रही होती है बचने के लिए। तो वो पहले वाला फास्ट डीमन जो कि कोर्ट के मेंबर से बच के आ रहा होता है वो एक प्रिंसिपल को मार देता है। तो लूजंग सोच रहा होता है कि अगर ये एन्चेंटमेंट है जो कि क्यूब है जो मेरे को सराउंड कर रही है वो टूट गई तो मैं मर जाऊंगा। फिर जो जिंग का होता है की का सोल्जर वो उसे डीमन किंग को बड़े जोर से हैमर से मारता है। वो डीमन किंग चिल्लाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। लूजंग इसको देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि हैमर तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है पर जो डीमन किंग है वो अभी भी जिंदा है। ये बड़ा ज्यादा हैरान होने वाली बात और खतरनाक बात है। ये जो बैटल है इस लेवल की बैटल मेरे लिए बड़ी ज्यादा खतरनाक है, मैं चेयर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ इस फाइट में। तो वो डीमन किंग पहले वाला यून के ऊपर अटैक करता है जा रहा होता है बिना रुके और वो अपने एक कांटे को फेंकता है यून की तरफ पर यून उसे डोज कर लेती है पर वो
लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि मेरे लगने वाले हैं, पर यून जो होती है वो उस क्यूब को मूव कर देती है और जो कांटा होता है वो बिल्कुल लूजेंग के पास से निकल जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यून अभी भी मेरे लिए केयर करती है, मेरी जिंदगी के लिए। ऐसा लगता है कि वो खुद मुझे पर्सनली मारना चाहती है, पर अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उसके ऊपर बोझ ही होऊंगा फाइट में। बहुत जोर से बोलता है आवाज डाल के, मुझे छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा यहाँ पे गिरने से। तो यून बोलती है मैंने तुम्हें छोड़ सकती हूँ, अगर मैंने ऐसा किया और तुम भाग गए फिर मैं क्या करूंगी। तो फिर वो सोचती है हाँ ये भी सही किया, अगर तुम भाग भी जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से पकड़ सकती हूँ, चलो मैं तुम्हारी एन्चेंटमेंट को खोल देती हूँ, तुम्हें रिलीज कर देती हूँ। बोलता है कि तुम बाल बाल बच रही हो यहाँ पे मरने से और तुम मेरी भागने की चिंता कर रही हो अभी भी। तो जो डीमन किंग होता है वो कुछ अटैक करने लगा होता है और उसके सेंटर में एक बबल टाइप आ गया होता है ब्लैक कलर का। तो पीछे से जिंग बोल रहा होता है कि यून ध्यान से, ये डीमन किंग कर रहा है, ये ब्लैक आयरन डीमन किंग्स की स्काई डीमन सेंट फायर है और ये बड़ा ज्यादा खतरनाक है। तो उस डीमन किंग के अराउंड जो होते हैं वो टेल्समैन फॉर्म हो जाते हैं, वो जो कि उसको कवर कर रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है स्काई फायर डीमन सेंट जो है, तो फिर हमें पता लगता है स्काई फायर डीमन सेंट की जो फायर है वो जो ब्लैक आयरन डीमन किंग की सिग्नेचर स्किल है, और अगर इस स्किल की रेंज में अगर वो डीमन किंग होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ और स्पीड होगी वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यून जो होती है वो लूजेंग की एन्चेंटमेंट को खोल देती है, पर जो ब्लैक आयरन डीमन किंग होता है वो एक स्मोक टाइप छोड़ देता है जो कि उसकी स्किल होती है, और इस एरिया में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके पास बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो यून भी देख रही होती है स्मोक की तरफ और लूजेंग भी बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है जो कि मेरे को कवर कर रही है, ये जो फोग है ये तो मेरी बॉडी को धीरे धीरे से डैमेज कर रही है और डिस्ट्रॉय कर रही है। लूजेंग नीचे गिरते वक्त चिल्ला रहा होता है। फिर लूजेंग उस स्मोक से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं इस डैमेज को नहीं रोक सकता हूँ अपनी बॉडी के ऊपर तो मुझे इस ब्लैक फायर से, तो मुझे इस ब्लैक फोग से निकलना पड़ेगा बाहर। तो फिर लूजेंग उस स्मोक में से बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक ग्लास जैसे से टकराता है जो कि सिटी के ऊपर बन गया होता है। लूजेंग बोलता है कि ये क्या चीज है। अब लूजेंग उस ग्लास के ऊपर हाथ फोड़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक डीमन किंग भी एन्चेंटमेंट को बना सकता है। फिर बोलता है मुझे कुछ भी कीमत पे यहाँ से भागना होगा। फिर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और पंच मारता है पर वो नहीं टूटता। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की को भी यूज करता है, वो फिर भी नहीं टूटता। लूजेंग फ्लाइंग नाइफ को भी ट्राई करता है पर नहीं टूट। लूजेंग बोलता है कि ये तो एक फॉर्मलेस एन्चेंटमेंट है, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, मेरा फ्लाइंग नाइफ भी वर्क नहीं कर रहा होता है। फिर जिस ग्लास के ऊपर लूजेंग होता है उसके ऊपर हमें फोग दिखाई देती है जो कि इस डीमन किंग की स्किल होती है। डीमन किंग अभी भी अटैक कर रहा होता है यून की तरफ अपने क्लो से, यून भी अपना अटैक करती है उसकी तरफ, और जो यून का अटैक होता है वो उस डीमन किंग के क्लो से टूट जाता है। फिर यून अपना अटैक यूज करती है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट जो कि उसने ह्यू टानमिंग के खिलाफ यूज किया था। यून सोच रही होती है कि ये स्काई डीमन सेंट फायर जो होती है वो उस डेविल की पावर को इंक्रीज कर रही है, पर ये मेरी ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को वीक करेगी। अगर जिसकी ये पावर है ये कैंसिल हो जाएगी तो मैं इसे डिफीट कर पाऊंगी, ये पक्का है। वो डीमन किंग यून की तरफ आ रहा होता है उसके ब्लड एन्चेंटमेंट को तोड़ते हुए, और वो बोलता है कि तुम अटैक्स के मामले में हमसे लड़ रहे हो, हम डीमन कभी भी एक इंसान से नहीं हार सकते। और वो भी अटैक करता है यून की तरफ। यून और उसका अटैक जो होता है वो बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन को कॉज करता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 20 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता दो, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।